बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद साहब मौजूद हैं हमारे साथ और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सूरह रहमान से इलाज अगर मैंने कहा करते हैं तो इस पर गुस्सा ना कर जाएं क्योंकि जलाली तबीयत भी है इनकी। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपके तारुफ में इसलिए नहीं लूँगा कि मेरे पास बहुत लंबे सवालनामे मौजूद हैं। डॉक्टर सबसे पहले हम जो अपने पॉडकास्ट में बताते हैं वो बताते हैं कि आपकी तालीम, आपका ज़रिया माश, आपकी माहाना आमदनी, गाड़ियाँ गुड़ियाँ, बैंक बैलेंस कितना, लाइफस्टाइल क्या है डॉक्टर जावेद साहब का? मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ सर्विसेज हॉस्पिटल में, सिम्स में, लाहौर। और मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। आज ही छोटे की, सबसे छोटे का आज ही कॉन्वोकेशन हुआ है माशाल्लाह। तो फास्ट यूनिवर्सिटी से उसने बीएस की है, जॉब पे ऑलरेडी वो है। कॉन्वोकेशन तो लेट होता है। उससे बड़ा वाला भी जॉब पे है, 1 साल पहले से आईसीसी में है और आईसीआई में। और बेटी है, उसने अपना मार्केटिंग का कुछ निलम से किया था बीएस। तो तीनों ग्रेजुएशन करके अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं एक गाड़ी मेरे पास है, 2007 मॉडल की है, ठीक है। अपने भाई से ली थी मैंने, बड़ी सस्ते मिल गई उन्हें, कोक की तरफ से मिली थी जो कंपनी की तरफ से, फिर वो परचेज़ कर लेते हैं, फिर उनसे मैंने ले ली बात। और वालदा के घर में उनके साथ ही रहता हूँ। बैंक बैलेंस मेरा नहीं ख्याल कि एक प्लॉट कोई है जिसकी अभी किस्तें जा रही हैं 10 मरले का, वो भी किसी ने दोस्त ने ज़बरदस्ती अपनी एप्लीकेशन दी तो मेरी भी दिलवा के, और उसने कहा जी ये ले लें, ये चलेगा। तो वो अभी किस्तें जा रही हैं, पता नहीं फाइल जैसे होती है, प्लॉट पता नहीं कहाँ है, ठीक है, सही है। और उस पर भी जो है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया। मैं लाइफस्टाइल मेरा यही है, इंतहाई सादा मेरा लाइफस्टाइल है। इजी गोइंग। वो अगर इसमें से इसके अलावा कुछ आपने ढूंढ लिया तो मुझे बताइएगा, फिर मैं बता दूँ। नहीं, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और वो उसमें ढूंढने में पहला सवाल ये है कि इतनी फॉलोइंग, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन फॉलोइंग भी, मैं तो समझता हूँ कि लोग आपको पीर समझते हैं, मानते हैं। बेशक आप इस बात पे गुस्सा करें क्योंकि मैंने विटनेस किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है। आप हालांकि डांटते हैं, मना करते हैं। वो प्यार के से एक अच्छा डॉक्टर, अगर लोगों को लगता है शायद कि वो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कंसर्न है और उन्हें शिफा मिल जाती है, तो मेरा ख्याल वही होगा। मैं इसमें, वो एक मूवी थी डियर ज़िंदगी, शाहरुख खान की और आलिया भट्ट की, तो उसमें आलिया की अटैचमेंट उसमें दिखाई गई पेशेंट की। तो शाहरुख खान ने बड़ा तरीके से अपने आप को एक किनारे पे रखते हुए उस डिस्टेंस को मेंटेन किया पेशेंट डॉक्टर का जो होना चाहिए। तो मेरी भी यही कोशिश होती है। बाकी चूँकि ये जो सूरह रहमान का आपने जो बताया कि अगर मैं कहूँगा तो डॉक्टर साहब गुस्सा कर देंगे, सूरह रहमान से मैं इलाज करता नहीं हूँ, ना मेरी सकत है। सूरह रहमान का इलाज बताता हूँ और शिफा तो अल्लाह देता है। तो एक तरीका कार जो मेरे जैसे हज़ारों बता रहे हैं पूरी दुनिया में, जो शिफायाब हो गया वो आगे बता देता है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जो जिनको शफा मिलती है, जिनकी बीमारी ठीक होती है, ऑफर्स तो करते होंगे कि आपको हम कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं आपके लिए। इसमें कोई शक नहीं। कई लोग जो है वो अकीदत बहुत ज़्यादा भी पाल लेते हैं, प्यार भी होता है। और बल्कि आज भी कोई साहब जो हैं, ये मेरे क्लिनिक पे बाहर, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है ये, लेकिन वो कोई चावलों की बोरियां 2 छोड़ गए। मैंने एक चौकीदार को कहा इसको दे हॉस्पिटल की वो गड़ी में, और एक मैंने जो है वो पार्किंग वाला बच्चा भी बड़ा अच्छा, मैंने कहा उन्हें दे दें। चावल की बोरी भी घर नहीं रखते अपने लिए? अगर ऐसे आ जाए कोई, मेरी अपनी ज़मीनें हैं, हमारी, मेरे दादा की, और हमारी, बल्कि आजकल तो खेती बड़ी खुद करनी पड़ रही है। मेरा भाई बेचारा सुपरवाइज़ करता है जाके, CFO कभी कोक था, बड़ा समझदार आदमी है, लेकिन ये ड्यूटी साथ देने की कोशिश कर रहा है। जड़ा वाला तहसील में हमारी ज़मीनें हैं, तो वो इश्तारातन समझ लेना इस बात को कि ये मैंने उसमें उस मारी में कहा है। नहीं, मैं कुछ चीज़ें देखें, तोहफा जो है वो मुसलमान कबूल कर भी लेता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से करे, लेकिन इस तरीका इलाज के बदले में मैं कोई चीज़ नहीं ले सकता, मैं शुक्रिया भी नहीं ले सकता। तो नहीं, मेरा उसमें कमाल कोई नहीं है। हाँ, अगर दोस्ती बन जाती है तो मेरा सबसे बड़ा, फिर उससे अगर डिमांड होती है, जो मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, तो बहुत जी कोई किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी की औलाद 20 साल बाद हो गई है, कि ये
मैं उसे कहता हूँ आपने ये आगे बताना है और अपनी मिसाल दे के बतानी है। जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जी मुझे HIV का या BC वायरस का प्रिक हो गया था, अल्लाह ने मुझे करम कर दिया। HIV वाले तो ठीक हो गए भी, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं किमें दसांगा लोग मेरे से ये वो तो चले मैं उन्हें एज देता हूँ कि चलो यार तुम कहना मुझे ख़तरनाक बीमारी हो गई थी तो डॉक्टरों को पता नहीं चल रही थी, तो अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हो गया। लेकिन कैंसर ठीक हुए हुए भी और बड़े बड़े मुश्किल काम हुए हुए भी वो लोग ये चावलों की बोरियां या गाड़ियां भी देने पे शायद तैयार हो जाए, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कुछ भी शायद मैं ऑफर नहीं आई लोग, मुझे लगता है कि लोग कहते होंगे डॉक्टर साहब आपको ये, क्योंकि मैंने बाहर हाल कहीं से फैज मिलते हुए अगर देखा है तो मैंने देखा लोगों ने घर दे दिए, लोगों ने गाड़ियां, बिल्कुल लोगों ने कारोबार सेट करवा दिए। मैं आपकी बात मानता हूँ, इसमें करोड़ों बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा आप 12 बता चुके, लेकिन हमारी बड़े अच्छे लोग भी उसमें हैं जो ऑनेस्टी से बड़े अपनी सच्चे प्यार से बहुत कुछ कर भी रहे होते हैं, और वही लोग मेरे इर्द गिर्द ज़्यादातर हैं जो इस मिशन को खुद ही साथ चला रहे हैं। उसमें पैसा समटाइम, यानी इतने सेमिनार्स होते हैं, ये सारा बच्चा पार्टी खुद ही, मैं बच्चा पार्टी कहता हूँ उसमें 60-60 साल के भी हैं तो खुद ही कर रहे होते हैं, ये अपने घर में ही दुआ है सेशन, वो कहाँ से खर्चा मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब आपकी एज कितनी है? अब मुझे तो आज पता चला माशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो कॉन्वोकेशन उनका जो है वो चल रहा है। मेरी माशाल्लाह जहाँ तक रूहानी उम्र है, रीबर्थ मेरी जो है वो 2 दिसंबर को मेरी 21 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है, बाबा जी को मिले हुए, और रूहानी रीबर्थ डे उसे मैं कहता हूँ। और उस दिन हम इंग्लिश वीडियोस का चैनल अपना एक लॉन्च करने लगे हैं कि इंग्लिश लोगों की बहुत मसला, बाहर से लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश भी नहीं, उर्दू नहीं आती तो आप इंग्लिश में करें, तो वो हमने शुरू किया चैनल। तो बाबा को मिले तो 21 साल दस्त की स्याही में हो जाएंगे। वैसे जो उम्र आप पूछ रहे हैं, हम सारों की उम्र सेम होती है, सारी रूहें इकट्ठी पैदा हुई थी, ठीक है। इधर दुनिया में आने जाने का ये जो पैकिंग है ये फ़र्क होती जाती है। छोटा बच्चा हम समझते हैं ये छोटा है और ये बुढ़ा है और ये बड़ा है, सब रूहों की उम्र एक है, ठीक है। बाकी ज़ाहिरी तौर पे मेरा ख्याल है, मेरी अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 35 ईयर्स एंड फ्यू मंथ्स है मेरा ख्याल में। हाँ जी एग्जैक्टली, फ्यू मंथ्स अब मैंने कैलकुलेट नहीं किए, तो कुछ होंगे 100-150 महीने होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा था कि आप 12 आप जिस भी महफिल में जाते हैं वहाँ पे आप बताते हैं कि किस तरह से सूरह रहमान पढ़नी है और क्या करना है, क्योंकि हमारी ऑडियंस के लिए आप पहली दफ़ा आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि क्या हर बीमारी का इलाज है, क्या परेशानी का इलाज भी है, क्या माली मुश्किलात का भी इसके अंदर है? आपने उस रहमान रब के आगे पेश हो जाना है। आप जिस मर्जी मज़हब से हैं, आप मुस्लिम भी नहीं हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, आप नेक भी नहीं हैं, आप गुनाहगार हैं, वो रहमान है ही गुनाहगारों के लिए। तो आपने इस तिलावत को मज़हब के तौर पे नहीं, इसको एक तरीका इलाज के तौर पे, सुबह दोपहर शाम, दुनिया का कोई मसला है आपको, आपने इसको कारी बासित मिस्री की आवाज़ में आंखें बंद करके पास आधा गिलास पानी रख लें और आंखें बंद करके लेट जाएं या बैठ जाएं, जैसे आप सुन सकते हैं। कई बार वुज़ू भी नहीं बंदा कर सकता, पेशेंट्स को पेशाब की नालियाँ लगी होती हैं, पैम्पर्स लगे होते हैं, दिल पाक हो उसका। वो जो कोई भी इंसान है जिसने ये सुननी है, वो आंखें बंद करके बस इसको 20 मिनट की तिलावत को सुन ले, सुबह दोपहर शाम, 1 हफ्ता सिर्फ। हर बार सुनने के बाद वो पानी ले, आंखें बंद करे दोबारा, और अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकता है, प्यार से 3 बार अल्लाह के, आंखें बंद ही रखे और वो पानी भी 3 सांसों में पी ले, फिर आंखें खोल दे। 8वें दिन अपने आप से पूछे कि अब मेरे हालात क्या हैं, क्या मसला है, मुझे इसमें से मिला क्या है। मिल उसको पहले दिन से उसका जिस्म जो भी ऑनेस्टी से इसको करेगा, पूरी डेडिकेशन से, उसको पहले तजर्बे से सेकंड के 1000वें हिस्से में उसको पता चलेगा कि उसके कोई कनेक्शन हुआ है, ठीक है। कई नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वो कहते हैं मैं गॉड कह लूँ, मैं कहता चल यार तू गॉड कह ले, लेकिन कहना प्यार से है। अपना दिल साफ कर ले, तू उसकी मखलूक को माफ़ कर दे उसकी खातिर, और अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होके या फ़ख्र से उसके आगे चले जाए। जैसे बच्चा पूरा पैम्पर गंदा करके, पूरे कपड़े गंदे करके भी माँ के आगे तो फ़ख्र से चला जाता है, मैं कारनामा कर दिए, माँ उसे फिर नहला धुला के साफ करती है। तो वो तो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है, जिसने इतना ख्याल रखा हुआ है कि इसको नाखून भी चाहिए होंगे, इसके बाल ऐसे अच्छे लगेंगे, ये कान थोड़े पीछे चंगे लगेंगे, यदि नक दी चूंज इंज होनी चाहिए, इतना जिसने सोचा है वो अब बेखबर होगा। ये टेलीफोन वाले जो हैं, ये 2-2 साल से फ़ोन हमने ख़रीदे हुए हैं, तो ये वहाँ से अभी भी अपडेट कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो जिसने हमें बनाया वो हमारी तरफ से बेखबर होगा, आप उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। तो आपने सिर्फ ध्यान उसकी तरफ करना है। ये रूह जो है ना,
असल में एक जिस्म है, एक रूह है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर भी मानता हूँ कि ये बॉडी जो है, एक नुक्ता सारे समझ लें कि हम डॉक्टर्स, मैं आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, तो आईसीयू वाले तो बड़ी जल्दी समझेंगे, सारे डॉक्टर्स समझते हैं इस बात को। हम डेथ सर्टिफिकेट एक पेशेंट को डेड कब डिक्लेयर करते हैं? जब रूह और जिस्म का नाता टूट जाता है। हम कई पेशेंट्स होते हैं जिनका आपने सुना होगा कि जी वो वेंटिलेटर पे पिया है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं वेंटिलेटर फिर बंद कर दिए, फैमिली नहीं मान रही, वो कह रहे हैं ब्रेन डेड है। आपने कई बार टर्म यूज होगी, ब्रेन डेड है, ठीक है। किसी भी वजह से पेशेंट का बहुत देर ब्लड प्रेशर जीरो रहा, पेशेंट का हार्ट रुका रहा, पेशेंट को कोई जहर ऐसा चला गया, कोई गैस ऐसी, कोई बीमारी ऐसी हो गई, या ब्रेन के ऐसे एरिया पे अटैक हो गया जहाँ से सांस रुक गया, ख़त्म हो गया ब्रेन, तो अब उसका सांस नहीं आ रहा, उसको आर्टिफिशियल मशीन लगाई हुई है। डॉक्टर्स फैमिली को कन्विंस कर रहे होते हैं कि देखें इसका ब्रेन ना परमानेंट चला गया है, ठीक है। अब ये मशीन सिर्फ इसके अंदर है, वहीं ऑक्सीजन फेंकी जा रही है, तो ये चल रहा है हार्ट भी और नब्ज़ें भी। तो अब ब्रेन तो दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता, दुनिया में ऐसी कोई दवाई फ़िलहाल एलोपैथी के पास नहीं है कि वो ब्रेन को रिवाइव कर ले। तो अब 48 आवर्स हो गए हैं, दुनिया में ये रूल्स हैं, ठीक है, कि आप पेशेंट को जिस वक्त डॉक्टर्स को ये शक पड़ता है कि ये ब्रेन डेड है, ठीक है, इसका ब्रेन स्टेम चले गई है, जहाँ पे सारे कनेक्शंस हैं मेन, ये सारे ब्रेन के ऊपर से आके नीचे हराम मगज जहाँ से शुरू होता है, वहाँ मेन सारा कनेक्शन है, वहीं से उड़ गया है। चाहे ऊपर सारा ब्रेन ठीक है, दरमियान से उड़ गया, सारी उड़ गया ना मेन स्विच, तो अब उसने कुछ नहीं कर सकता। वो फैमिली को, नियर रिलेटिव को, पूरी दुनिया में ये मसला है डॉक्टर्स का जब से वेंटिलेटर आए कि यार ये बंदा कोमा में पड़ा है, ब्रेन है ही नहीं है, कोमा भी सादा नहीं, वो वाला कोमा है जिसमें अब ये कोमा किया फुल स्टॉप हो गया। तो डॉक्टर्स के ये मसले रहे, इसलिए पढ़े लिखे मुल्कों में तो इसके लॉज बन गए हैं। हमारे तो वैसे ही हम सारे अल्लाह तो चलते हैं ना, साडा तो कानून होए भी जैसी तोड़ देना, तो हमारे तो कानून बड़े साहब की बात है, जो भी जिसके वो क्या लाठी, उसके तो लाठी वालों का कानून है। तो वहाँ पे तो ये लॉज है, उनमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये लॉज हैं, तो उसमें एक कंसेंसस सा कह लें, ज़्यादातर मुल्कों में एक सीनियर डॉक्टर असेस करता है कि नहीं यार इस पेशेंट का तो ब्रेन डेड हो गया। पहले ये चले आईसीयू में 10 दिन से था, इसका नमोनिया, कोविड इसका फाइट हो रहा था, लेकिन उसी दौरान कहीं लिवर फेलियर था, किडनी फेलियर था, हार्ट फेलियर था, लेकिन ब्रेन उड़ गया इसका। वेंटिलेटर तो हमने लगाया हुआ था। तो अब वो फैमिली को कन्विंस करते हैं अपना एनालिसिस पहले करके, एग्जामिनेशन करके, वो कहते हैं कि जी हमारे एनालिसिस के मुताबिक इसका ब्रेन चला गया, तो अब इसको फर्दर वेंटिलेट करने का फ़ायदा नहीं है, हम फर्दर अभी कोशिश जारी रखे हुए हैं, हम 24 आवर्स के बाद रीअसेस करेंगे, और मैं नहीं करूँगा, मेरे कैलिबर का या एक सर्टन कंसल्टेंट लेवल का बंदा जो है, या सीनियर रजिस्ट्रार लेवल का बंदा जिसका कम अज़ कम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी 4-5 साल एक्सपीरियंस है, वो बंदा इसको रीअसेस करेगा, जो होगा भी ब्रेन का स्पेशलिस्ट। और अगर वो भी 24 घंटे के बाद इससे कहता है कि नहीं ब्रेन चला गया है, तो फिर हम आपसे फर्दर बात करेंगे। बिल्कुल सही। यूके में तो जहाँ गवर्नमेंट पैसे देती है हर चीज़ के, वो तो 48 घंटे के बाद कहते हैं कि भाईजान आपने नहीं वेंटिलेटर बंद कराना, बाढ़ में जाए, हमने कर दी है। यंग बंदा है, हम बल्कि इसके ऑर्गन्स भी निकाल रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, डोनेशन में काम आएगा। अमेरिका वगैरह में फैमिली का कंसेंट चलता है, विल चलती है, सारा कुछ, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ लॉज हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसे डेड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, ठीक, क्योंकि उसका हार्ट चल रहा होता है, उसकी नब्ज़ चल रही है, उसका ब्लड प्रेशर होता ही है थोड़ा बहुत, नब्ज़ चल रही है, हार्ट चल रहा है, तो फैमिली कई बार आर्ग्यू करती है कि डॉक्टर साहब ईसीजी आ रही है, हार्ट चल रहा है, आपने भी देखा होगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट का ब्रेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी वजह से उसका हार्ट बंद हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई, डॉक्टर्स उसका सीपीआर कर रहे हैं, बिजली के झटके भी दे दिए हैं, पेस मेकर डालने की कोशिश कर लिया, चेस्ट कंप्रेशन भी मैक्सिमम कर लिया, आधा घंटा पूरी कोशिश कर दी है, उसके बाद वो कहते हैं जी सॉरी ही इज़ डेड। वो ये नहीं कहते ही इज़ हार्ट डेड, कहते हैं ही इज़ डेड। आगे डॉक्टर साहब का दिमाग बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब बिल्कुल जवान बंदा है, डॉक्टर साहब लत्ता मामा ठीक ने, सारा कुछ ठीक है, उसका हार्ट डेड है। तो बंदा डेड कब होता है? जब उसका हार्ट डेड होता है। ए नबी ये मुर्दा हैं, इनके दिल मुर्दा हैं। अल्लाह, ठीक है, बोले शाह सा मुर्दे वेखे, खांदे पींदे नाले टुरदे वेखे, ठीक है। तो ये जो जिंदा है ये एहसास है, ये हार्ट जिसकी बात अल्लाह भी कर रहा है, ये वो हार्ट गोश्त पोश वाले के साथ, ये वो ब्रेन हार्ट सारा मिक्स करके, ब्रेन में भी न्यूरॉन्स हैं और हार्ट में भी हैं,
ठीक है, ये जो एहसास है, एहसास जिंदगी है। मुर्दे को एहसास नहीं होता, जिंदा को होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुर्दे को दर्द नहीं होता, ये दर्द ही लगे तो जाग लगती है ना, ये दर्द ही लगे तो याद आता है, वही अल्लाह हाथ दरवाजे में आता है ना तो फिर याद आता है। तो मुर्दे को नहीं हुई होता, जिंदा को होता है। तो जिंदा तो जानवर को भी दर्द होती है, ऐसा ही है। तो जिसको दूसरों की दर्द होती है वो कौन है? वो इंसान है। आपकी जितनी स्पीशीज हैं, जितनी जिंदगी है इस जमीन पे, छोटे से वायरस से लेके बैक्टीरिया से लेके फ्रॉग, काकरोच, फिश, मगरमच्छ, अगरमच्छ, ठीक है, हाथी, गैंडे, शेर, चीते, दरख्त, सूरज, चांद, सितारे, इनमें से कोई भी ग्रो कर रहा है, किसी ने इनोवेट किया है, किसी की इनोवेशंस हैं, किसी की इन्वेंशंस हैं, इंसान की है। इंसान ने जो भी इन्वेंशन की दूसरों के काम आई, उसको अपनी मुसीबत पड़ी, उसने ज़रूरत इजाद की माँ है। ठीक है, क्या जानवरों को ज़रूरत नहीं है? वो घर बनाते हैं, लेकिन जो घर उनका आज से 1000 साल पहले था वही घर बना रहे हैं। कीड़ियाँ जो आज से 1000 साल पहले घर बनाती थी वही बना रही। बिया जो घोंसला कर रहा था बड़ा इंट्रिकेट, मकड़ी जो जाला बुन रही थी वही बुन रही है। शेर, हाथी, चीते, गैंडे जैसे रह रहे थे वैसे रह रहे हैं। इंसान खलाओं में चला गया और रब ने 1400 साल पहले क्या, हमने ज़मीन और आसमान तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए। ये जो हज़रत इंसान है, इनके अंदर जो जान है ये रब की जान है ना, मेरी रूह मैंने फूंकी। जानवरों में, दूसरी हर मखलूक में भी जान है या रूह है। हमें ना मट्टी, आग, पानी और हवा 4 अनासर हैं, इनसे बनते हैं। केमिस्ट्री वाले तो कहते हैं नहीं जी 100 से भी ज़्यादा अनासर है, वो ठीक है, वो तो साइंटिफिक बात है ना आगे, लेकिन 4 मेजर चीज़ें जो है, तो 5वीं चीज़ रूह नज़र आती है सारी चीज़ों में। तो वही रूह अगर जानवरों में है, वही रूह बैक्टीरिया में है, वही रूह इंसानों में है? नहीं, इंसान की रूह कोई ख़ास नूर है। बिल्कुल सही है। यही ये जो 5वां पॉइंट है, ये आगे से फिर इसमें डिफरेंस है इंसानों में। इन इंसानों में से कुछ की रूहें जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, तो वो जिस्मानी तौर पे भी वीक हो जाते हैं और जिस्मानी सेहत भी ख़राब हो जाती है। और अगर वो नेगेटिव पोल को, जिसे शैतान कहा गया या नफ्स कहा गया, वो उससे जा जुड़ती है और वो बेहिस हो जाती है, वो सिर्फ सेल्फिश हो जाती है, उसको सिर्फ अपनी दर्द है, उसे दूसरों की दर्द नहीं है। ठीक है, तो फिर ये असफला साफिलीन की तरफ चलती है, जानवरों वाली ज़िंदगी से भी आगे चले जाती है, क्योंकि ताकत इसके पास बहुत है। बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई है, लेकिन ये बंदूक जहाद के लिए नहीं, ये डाके मारने के काम आ रही है। ताकत वही है उसके पास, दूसरों को लूटने के काम आ रही है, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के काम आ रही है, दूसरों को ब्लैकमेल करने के काम आ रही है। लेकिन ये जहाद, जिसे जद्दोजहद कहते हैं, वो नहीं है। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वही अगर नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो इंसान ने सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन फिर वो अगर दूसरों का भी सोचता है, ठीक है, तो ये है इंसान। आप जिस वक्त फंस जाते हैं, चले ऐसे कर लेते हैं, एज ए डॉक्टर मेरा जो थ्योरी है, जब मैं जोर देता हूँ माफ़ी पे, इवन सूरह रहमान का मैसेज बाबा जी जो देते थे ना, वो भी दुआ कराते थे, कहते अपना दिल साफ करके, सबको माफ़ करके, अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होकर अल्लाह के आगे पेश हो जाए, वो रहमान है। एक अपने आप में एक फीलिंग थी। बाकी मेरे कजन्स थे जो CSS ऑफिसर, उन्होंने मुझे डिस्करेज भी किया। उन्होंने कहा यार तू हराम खाना है, जे तू हराम नहीं खाना छड़ दे, रहने दे, साढ़े तरह चलो तीनों लोरा लाई, मैंने नाम नहीं सुना था, तीनों लोरा लाई पोस्ट कर तो उन्होंने डिस्करेज भी किया। 2-3 महीने में जो मैंने रैकी शैकी की वो थी तो यही। लेकिन मुझे, मेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी जो अपनी पैशन थी वो पाकिस्तान आर्मी थी जब मैंने FSC की, लेकिन डॉक्टरी में भी नंबर आ गए और या क्रिकेट थी। अच्छा, मैं ट्रायल देना चाह रहा था, फास्ट बॉलिंग करता था, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे, जिसे कहते हैं ना कि ना को हार्ट ISB के ऊपर रहने दिया, उन्होंने मुझे कहा मेडिकल कॉलेज आ गया, जाओ और ज्वाइन करो। पता है अब भी ऐसे, लेकिन उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा था ना डॉक्टर या इंजीनियर। हाँ जी, डॉक्टर। मैं 85 से मैंने मेडिकल कॉलेज में शुरू किया काम, तो ना आर्मी में जा सका और ना ही उधर जा सका। पैशन थी मेरी पाकिस्तान आर्मी, वो
डॉक्टरी के ख़त्म होने के बाद अब मेरे सामने था कि मैं CSS कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ। वो खैर दोस्त ने शिकायत लगा दी, वो 3-4 महीने का ही मेरा एडवेंचर रहा उस जॉब के बाद का। तो मैंने इत्तेफाक हॉस्पिटल जॉब शुरू की और वहाँ बड़ा अच्छा CPR डे 1 पे हो रहा था, एक हार्ट पेशेंट का रुका हुआ था, जिस पे मैंने मेरी लाइफ में ये चंद चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे चेंज किया। कोर्स ऑफ लाइफ मेरा वो अल्लाह कराता है। तो वो उस यंग लड़के को बिजली का झटका लगा था, उसको वो CPR कर रहे थे। हमने सरकारी अस्पताल का CPR हाउस जॉब का देखा हुआ था, यहाँ बड़ा मेथोडिकल वो लोग कर रहे थे, बड़ी अच्छी टीम थी उस वक्त। तो मुझे लगा कि नहीं ये सिर्फ पैसे घेरने के लिए कर रहे हैं, बंदा तो मर गया हुआ है। लेकिन वो माशाल्लाह बच गया अगले दिन जब मैंने देखा। तो वो मैंने अल्लाह से बात कि या अल्लाह ये स्किल पूरी सीख लूँ, कम से कम सडन किसी की लाइफ सड़क पे या कुछ वो तो बचा सकता हूँ। वो इतनी मैंने वो शौक़ से वो सारा काम वहाँ शुरू किया कि 2-4 महीने में मैं सिखाने वालों में था, मुझे नहीं पता चला। इत्तेफाक हॉस्पिटल में 11 साल जो मैंने काम किया 94 से लेके जुलाई 94 से लेके 2005 के जुलाई तक पूरे 11 उस दौरान मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग भी की। मैंने जनरल हॉस्पिटल में काम किया बीच में जाके, और मैंने सोशल सिक्योरिटी में हार्ट सर्जरी ICU भी किया उसी सारे के दौरान। तो डॉक्टरी में फुल इंटेंसिव केयर मेरा पैशन था, चैलेंज के तौर पे लेता था। मुश्किल काम, पेसमेकर, सेंट्रल लाइंस, वेंटिलेशन, बल्कि जो वेंटिलेशन डिफ़िकल्ट वेंटिलेशंस होती थी कि इस पेशेंट पे वेंटिलेटर को एडजस्ट कैसे करना है। तो बड़े बड़े ज़बरदस्त, मैं नाम नहीं लेता, या फॉरेन क्वालिफाइड लोग वो मेरी सेटिंग्स को नहीं छेड़ते, बल्कि मेरे से मशवरे पे चलते थे। डिफरेंट डिजीज़ में आपको समटाइम्स डिफरेंट होना पड़ता है, लंग्स बड़े बड़े पुराने मेडिसिन के मेडिकल पेशेंट्स के। तो वो अल्लाह ने एक स्किल दी और मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया भी और मुझे फ्री हैंड भी दिया और मुझे सपोर्ट भी किया और कुछ अल्लाह ने मुझे गाइड किया। तो डॉक्टरी में मैं बबड़ी जल्दी एक खास पीक पे चला गया था। हालांकि डिग्री शायद मेरे पास अभी नहीं थी, मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था स्किल वाइज, और अपनी जो भी मेरी जो बंदा वेडिंग नाइट पे इमरजेंसी मेडिकल जाके देखने चला जाता है कितना बड़ा पागल होगा। तो मेरी बेगम कहती मैं उस दिन सब्र कर लिया, ठीक है। और फिर मेरा ख्याल है भाभी साहिबा ने आए दिन तक सब्र ही की थी। वो कहती मुझे उस दिन समझ आ गई थी कि बस ठीक है। लेकिन ये तो एलोपैथी थी, उसको नहीं, भाभी को नहीं मैंने तुम्हारी को पता चलने दिया 4 साल बाद कि मुझे प्रेक हो गया। 2 बच्चे, ये बेटी जो आज माशाल्लाह पढ़ गई है, बेटे जो दोनों पढ़ गए हैं, ये तीसरा बेटा जिसका आज कॉन्वोकेशन था, ये माँ के पेट में था, ये हादसा हुआ। डॉक्टर साहब कितना मुश्किल था वैसे, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे। नहीं, वो शेयर करने वाली चीज़ ही नहीं थी। मतलब वो तो मैं क्या, मतलब जब वो कुछ नहीं कर सकती तो वो कहती है, मैं सोचा कि या तो वाकई बहुत ट्रेनिंग सकता है। मैंने 3 हॉस्पिटल्स में जॉब शुरू कर दी ना, तो मैं कहें जी मैं बहुत ट्रेनिंग हो रही है, बहुत मुश्किल काम है ये, इसमें ऐसे ही करना होता है। ओके, ठीक है, मैं बिजी करना खुद को ज्यादा, भाई मैं घर ना जाऊं, मेरे से जेल में ओके कि मेरे से एक तो घर में इन्फेक्शन ना फैले, किसी को लग ना जाए, ठीक है। दूसरा, मेरी शक्ल से, मेरे काम में फारिग बैठूंगा, मेरी माँ को पता चल जाएगा, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी बेगम या मेरे सारे घर वाले ये बड़ी जल्दी मुझे रीड कर लेते हैं। मैं पेट का भी कच्चा हूँ लेकिन उसके बावजूद ये रीड कर लेते हैं सारे मेरे क्लोज कजन्स भी जितने हैं। मैं के काम में बिजी रहूँ। दूसरा, उस वाले ईमेल होती थी, ईमेलें डालते रहना, कभी किसी दोस्त को, कभी किसी को, यार वो मेरे कुलीग डॉक्टर को प्रिक हुआ है, मेरी नर्स को प्रिक हुआ है। उन्होंने आगे से कहना कि यार उन्होंने मरन दे, उन्होंने इसका कोई हल नहीं है। तो फिर होम्योपैथी, एलोपैथी के बाद ये हकीम साहिबान, फिर पीर साहिबान, उलमा साहिब, सब कुछ। मैं 2 साल में देखें गर्जमंद दीवाना होता है। शेयर किया किसी से? मेरे प्रोफेसर्स दोनों जो थे ना, जो थे यूनुस शेख साहब, वो तो उन्होंने तो फौरन बड़ी अच्छी मुझे एडवाइस दी। उन्होंने कहा किसी को ना बताना, तुम्हें जॉब में ना प्रॉब्लम आए, तुम आप प्रोसीजर ऐसा कोई ना करो जिसमें तुम्हें कट लग सकता हो, पेशेंट बेचारे को ट्रांसफर हो सकता हो। वो मैं पहले ही नहीं करता था। हार्ट सर्जरी थिएटर में मैंने जाना छोड़ दिया। शायद मलिक साहब थे, उन्होंने बड़ा मुझे पुश किया। हार्ट सर्जरी के सर्जन है लाहौर के, बहुत बड़े सोशल सिक्योरिटी, उन्हीं के यूनिट में मैं पोस्ट ऑपरेटिव ICU करता। उन्होंने कहा ना तुम मेरे साथ थिएटर में आओ। मैंने थिएटर नहीं करना, आई हेट सर्जरी। उसे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये, मैं बल्कि कह दिया आई हेट सर्जन्स। तो बड़ी देर उन्होंने बात दिल में रखी, लेकिन असल बात ये थी कि थिएटर में जाऊंगा, मैं असिस्ट करते हुए मुझे की कट लग गया, मेरा ब्लड उस पेशेंट के साथ शेयर हो सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं कहते मैं करना ही नहीं, मतलब मेरे सर्जरी में जाना ही नहीं। मैं ICU करता था,
आईसीयू में मैं अपने आप को, यानी वो उसकी जो इंटेंसिव केयर थी उसमें मैं वैसे ही था अपने काम में। डॉक्टर साहब कैसे, मतलब आप इतना बड़ा एक आपके साथ चल रहा है कि ऐसी बीमारी जिसको बता नहीं सकते, बताते हैं तो लोग क्या कुछ कहते हैं, उसके बावजूद 3 जगह काम और वो सारा कुछ, कैसे इतना हौसला आया, किस तरह से ये सारा कुछ हुआ? अभी रूहानी सफर शुरू नहीं हुआ। चले मैं ये भी कहूँ जी रूहानी शुरू हो गया तो उससे वैसे ही सहारा बड़ा मिलता है। रूहानी तो हम सारों का, रूह से ही तो शुरू होता है सफर, वो तो सारों का होता ही है। जिसको हम लोग जिसे रूहानी कहते हैं या दम दरूद कह ले, कुछ वो नहीं था, लेकिन सिचुएशन तो फंस गई। मेरा रूहानी तो शायद वही था जो अल्लाह को दुआएं करता था मैं, या जिस दिन मैं यतीम हुआ था तो उस दिन मैं अल्लाह से सवाल कर रहा था। सारे मुझे थप्पड़ मार मार के मेरी कज़न मुझे रुला रही थी कि ये रो नहीं रहा, ये सख्ते में चला गया। हालांकि मैं अब्बा जी के पास खड़ा सोच रहा था कि ये कल ही मुझे कह रहे थे कि अल्लाह कभी गलत नहीं करता। उन्हें पता था कि ही इज़ गोइंग। तो 2 दिन वो कॉमा में रहे, फिर फौत हो गए। तो वो एक मतलब कॉमा में जाने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, मुझे कहा कि एक बात याद रखना, खुदा कभी गलत नहीं करता, और तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? तो मैंने कहा जी आपसे, अम्मी से। मैं पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी तुम्हें छोड़ जाऊंगा, माँ भी तुम्हें छोड़ सकती, सारे छोड़, अल्लाह नहीं तुम्हें छोड़ेगा। मैंने हाँ ये है। तो एक बात याद रखना, अल्लाह नहीं तुम्हें छोड़ेगा और अल्लाह कभी गलत नहीं करता। और अगर तुम्हें ज़िंदगी में तुम अकेले हो, वो बस बेसिकली में प्रिपेयर कर रहे थे, और जंग लग जाए, एटम बम चले तो दुनिया से कल्ला रह जाए, तो तुम्हें पता ना चले ना कि सही क्या है और गलत क्या है। 14 साल का था मैं। और हमारे वाले साहब का इतना सख्त उसूल था, वी वर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट बॉयज। ओके 5 भाई थे, मैं बड़ा था, बहन सब हमारे से 1 साल बड़ी थी। लेकिन उन्होंने हमें, उनका एक इतना टफ उसूल था कि मगरिब की अजान के बाद तुम घर से बाहर नहीं रह सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये थी कि वैसे पहले भी नहीं रह सकते। वाह। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਗਏ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰ 'ਚ। और मेरे ख्याल अब्बा के बाद अम्मा ने भी फिर रखे हैं जी, उन्होंने ज्यादा बल्कि कीते हैं। अम्मा ने हमें कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है, अम्मा का स्टाइल ही डिफरेंट था। ओके ठीक है, हालांकि वैसे उलट होता है। माँ ने मान की मार मारी, अच्छा कहा ही कुछ नहीं। ठीक है, मेरी माँ ने कभी कुछ नहीं कहा। और ये CSS वाली बात, जिस दिन वो दोस्त ने शिकायत लगाई तो मैं बाहर से बाइक पे आया, तो अम्मी बाहरी गेट पे खड़ी थी। तो कहा कि मेरी नौकरी, मैं तो मेरी नौकरी, मैं कहा नहीं अम्मा। उन्होंने कहा तू मेरे साथ झूठ बोलने लग गया। मैं कहा क्यों झूठ? अंजुम आया था आगे, तो मुझे बात समझ आ गई आगे क्या करके गया। वो पास नौकरानी झाड़ू दे रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, उन्होंने उससे वो चीज़ पकड़ी है। तो मैं आगे हुआ कि अभी मुझे मारे। ठीक है, उधर से खालिद मेरे से छोटे वाला, वो निकल आया उनकी आवाज़ सुन के, तो वो गुस्से होके वो मारने लगी है। तो वो मेरे आगे हो रहा है कि उसको लगे कि हमें अम्मी से मार पड़े। उन्होंने नहीं मारा हमें कभी। वाह। ठीक है, मिसाल, हाँ ये उनका स्टाइल ज़रूर रहा है कि उन्होंने, मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा से मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का कल पेपर है या FSC का पेपर है, तो उन्होंने अचानक कोई मेहमान आ गया। तो और ये बाकी बच्चों के लिए भी, जो लोग सुन रहे हो स्टूडेंट्स हो, आपके लिए इसमें एक क्लू है। तो अम्मी ने अचानक कहना कि बेटा वो मेहमान आए हैं तो दुकान से ये चीज़ पकड़ लाओ। अम्मी मेरा पेपर है, हो गया। उन्होंने कहा हाँ बस वो अल्लाह वल्लू आ गए ने। अच्छा, वो ये भी अब्बा जी और अम्मी का ये था कि अल्लाह वल्लू का मतलब होता है अल्लाह वल्लू है ना, ये तो बहुत रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, क्वेश्चन नहीं रह गया। उनका अल्लाह वल्लू आ गए ने बेटा। अच्छा, अम्मी ने खालिद को कहना जाके, क्योंकि तारिक और इमरान खान ज़्यादा छोटे थे, उन्हें शॉप पे भेजती नहीं थी, फिर उन्होंने उन्हें भेजना शुरू कर दिया। खालिद साहब बड़े बासूर, खालिद साहब की ना का मतलब ना होता। खालिद ने आगे से अगर कह दिया कि नहीं जी मैं तो पढ़ रहा हूँ, या मैं मैच देख रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं नहीं जाना। अम्मी का स्टाइल ये होता था, अब उन्होंने मुझे देखना है। ठीक है, और उन्होंने चादर पकड़नी है और उन्होंने कहना है अच्छा मैं लेके आती हूँ, ज़रा अम्मी दिखा लेना। बस वो अम्मी ने चादर पकड़नी है, मैंने भाग के, तो उन्हें कहना कि नहीं आप बैठे, मैं चला जाता। मैंने बल्कि पहले मैं बड़ा लड़ाका सा होता था। मैंने वाले साहब की डेथ के बाद ना लड़ना इसलिए छोड़ दिया था कि शरारतें छोड़ दी थी कि गेट पे जो बंदा शिकायत लेके आएगा ना, तो अम्मी को गेट पे जाना पड़ेगा। तो मेरा ये था कि मेरी माँ गेट पे, गुस्से को तो अभी भी बहुत तेज है। गुस्से का मुझे बाबा जी बहुत चेंज कर गए हैं। ठीक है, अभी गुस्सा कम हो गया आपका? ये तो मैं तो हुई नहीं, मेरी माँ और बेगम दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बंदा बुरा है। मैं एक वीडियो सुन रहा था, किसी ने तारीफ कर दिया, आपने तो उसको उसकी तबीयत साफ कर दी कि पता है मुझे, तो बात करो तो कर दी है। मुझे नहीं पता वो जो जब वो दुआ के सिस्टम में बैठा होता हूँ, दुआ सेशन में,
तो वो मेरे एक दोस्त हैं सैयद शहबाज अली शाह साहब, बाबा जी के ही रेफरेंस से मिले हुए हैं, वो भी रूहानी शख्सियत सैयद बादशाह हैं। तो वो कहते होते हैं कि असल च जदों पीर बन के तू बह जाना ना चेलियां दे विच, उन्होंने बड़े जलाल आउंदे ने, ठीक है, वो सही कहते हैं, सही कहता। अच्छा सर 2 साल हो गए और उसमें जो है वो आपने पीर फकीर भी देख लिए। 20 kg वेट। ओके। और हल्का सा बुखार रहता था। घर वालों को यही था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ 3 अस्पतालों में। तब वो डॉक्टर साहबा एक पेशेंट था आईसीयू में, इत्तेफाक में ही उस पर मेरे जूनियर डॉक्टर थे मासूम जावेद। अब वो तो हम 3 जावेद थे, मासूम जावेद था, एक छोटा जावेद था, अल्लाह जरा नसीब करे फौत हो गया, और मैं करप्ट जावेद था, या शरारती जावेद या सख्त जावेद या जालिम जावेद था। तो मैं इनका सीनियर भी था दोनों का, मैं रजिस्ट्रार था, ये 20 डॉक्टर्स मेरे अंडर काम करते थे। अच्छा। और बड़ा अच्छा यूनिट था हमारा, बड़े प्यारे लोग थे। मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब तो अभी हयात है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। यूनुस शेख, प्रोफेसर यूनुस शेख साहब रिटायर होके आए थे लीबिया से, वो बहुत अच्छे इंसान थे। शेख यूनुस साहब फौत हो गए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये दोनों प्रोफेसर थे, हेड्स थे, दोनों के बेटा बेटी, ये मौज़म बेग साहब की बेटी और यूनुस शेख साहब का बेटा, ये दोनों मेरे अंडर काम करते थे। मैं जिस तरह बाकियों को रगड़ देता था, इसी तरह इन दोनों को भी मैं सख्त बदतमीजी की हद तक, जिसे समझे कि उन लोगों के लिए तो बदतमीजी लगती है, उनके बाप हेड हैं और जनाब बीच में एक रजिस्ट्रार जो है वो बदमाशियां लगा रहा है, अपनी डांट रहा है, गलतियां निकाल रहा है। और मुझे एक आध बार पोलाइटली मौज़म साहब ने एक बार कहा भी कि जरा हाथ धोला रखे हो, कुड़ियां दे नाल हाथ धोला रखे, लेकिन आई वाज मतलब मैं मरीज के मामले में नहीं लिहाज करता था। बिल्कुल सही है, प्रोफेशनलिज्म और तकाज़ा भी यही है। पता नहीं है, मैं अजीब बगलोल था मैं, लेकिन यूनुस शेख साहब ने तो अपने बेटे को कह दिया था कि इसके सामने कभी मुझे अब्बा भी ना कहना, मेरे से प्रोफेसर साहब कह के बात करना ड्यूटी पे। और उन्होंने एक बार डांट भी दिया शुरू में बेचारे को, डॉक्टर जुबैर आजकल यूके होगा। तो इस तरह के लोगों के साथ मैं काम कर रहा था। मेरे साथ फिर बाद में डॉक्टर मुदस्सर खोखर आ गए, ये भी मेरे सीनियर थे। कयूम खान साहब ये भी मेरे सीनियर बन गए। ये 3-4 कंसल्टेंट्स थे और विजिटिंग तो बहुत लोग, उनसे मैंने सीखा भी, और वो जानते भी होंगे कयूम, आरिफ कयूम साहब या असलम साहब एक थे, बहुत से प्रोफेसर। तो मैं इस किस्म का सिंकी था कि उनका प्राइवेट पेशेंट उन्होंने देखा हुआ है, ठीक है ना, उन्होंने डायग्नोसिस में दाखिल किया, ट्रीटमेंट लिखी है। मैं पहले दिन ही उसको एंटर करते हुए सारा करते हुए मैंने उनके नोट्स पे लाल पेन से काटा मार देता था, या उस पर गलती जो भी है वो करके साथ ट्रीटमेंट चेंज करके, मैंने बताना भी नहीं, आगे वही नोट लिखना है। तो वो उन लोगों ने बड़ा लिहाज किया मेरा। सही, ठीक है, लेकिन ये सारों ने एडमिट किया कि यस यू वर राइट। जल्दी में नहीं भी चीज़ें मिस हो जाती हैं। उसमें शायद उन्हें एक अच्छा जूनियर भी अच्छा उन्हें था कि चलो वो गलती की गुंजाइश नहीं होती है, बंदा पकड़ लेता है। तो मैं था ऐसे, ठीक है। कई लोग सीनियर प्रोफेसर होते थे, उनका प्राइवेट पेशेंट है, ठीक है, उसने उसके ऊपर डायग्नोसिस बनाया, उसने सुबह उसकी गैस्ट्रोस्कोपी करनी है, डॉक्टर साहब रात 3 बजे उन्हें फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये लड़की अनमैरिड है, ये प्रेग्नेंट है और आप इसके जो मैदे का मसला समझ रहे हैं, ये प्रेग्नेंट है। यार वो रात 3 बजे बम फाड़ देता है। ये प्राइवेट कंसल्टेंसी में पेशेंट दाखिल करते थे ना, ठीक है, वो उसने गैस्ट्रोस्कोपी का 3000 उस जमाने में बनाना था, या वो उधर को जा रहे थे, बनाना नहीं था, मतलब मुझे तो नहीं पता ना, उन्होंने उसने छुपाया हुआ है। जुवेद साहब ने रात 3 बजे खुरा कर लिया। तो इस तरह का डॉक्टर था मैं। कोई है ऐसा जरा तुसी नाराज ना करो, पैसा बनाना था, ब्यूरोक्रेट जड़ा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ कहते ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। मैं खुद बड़ा गंदा आदमी हूँ। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आप किसी को खुश कर सकेंगे या कोई राजी होगा आपसे, सारे खिलाफ ही होंगे जो जिस तरह से आप कहते हैं। मेरा अल्लाह नबी और मेरा बाबा और मेरे माँ बाप मेरे से राजी हैं, तो मेरे बच्चे बीवी बच्चे भी राजी हैं, मेरे बहन भाई मेरे करीबी, मेरे सामने सारे ही राजी हैं मेरे से। देखे मैं अल्लाह से राजी हूँ, ठीक है, रब मेरे से राजी है। 2 साल हो गए, हाँ, वेट लूज हो गया। तब ये बाबा जी से मुलाकात हुई थी, सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी है, जिन्हें आप मीडिया वालों ने पीर काकी ताड़ का नाम दिया था। अच्छा, मीडिया ने दिया? मीडिया ने अभी इस पे बात के बाद में ये खुशनूद अली खान साहब और ज़िया शाहिद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ये उन लोगों की मेहरबानी थी। और खुशनूद अली खान साहब तो जिंदा ही हैं, तो बहुत बड़ा पावा है आजकल के सेटअप में, तो वैसे ही बहुत बड़ा पावा है। तो इन लोगों ने नाम रखा उनका, फिर बाबा जी ने इसी नाम से इनके अखबारों में कॉलम्स लिखे
ठीक है, अच्छा, ऑयल अच्छा। की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। कुछ उसमें कसूर बाबा जी का भी था। बाबा जी भी तो मतलब हीरा मंडी से ऐसी जगह पे बैठ के तो अचानक लोग तमाशबीनी कर रहे हैं, वहाँ मुजरा हो रहा है, शराबा चल रही हैं पीछे, ठीक है। बाबा जी अचानक बीच में आके उन्हीं लोगों को कह रहे हैं, कोई थानेदार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, जैसे भी लोग आते थे, उसको अचानक कह दिया, ओए कभी काकी ताड़ी है, काकी ताड़ो, काकी ताड़ो, कभी काकी ताड़ी है, जाओ काकी ताड़ के आओ। अब वो अगले बंदे कहेंगे या तो बाबा पागल है, वो मजाक बना हुआ। दूसरा ये कि ये क्या बात हुई काकी ताड़, आपके मेरे जैसे चले आपको मैं तुसी कहो मैंने भी नहीं रगड़ दो, कोई गल नहीं है, मैं जैसे जो डिसेंट शुरफा है जो उधर ही बैठे हुए हैं, फिर आप पकड़ के उन्होंने कहना यार ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਾਕੀ ਤਾੜੋ ਤੇ ਕਾਕੀ ਤਾੜੇ की ਗੱਲ ਹੋਈ यार, तमीज नहीं ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ठीक है, और वो कह रहे कभी काकी ताड़ी है। वो काकी किसको कहते थे? वो मारू को कहते थे। वो उनको ये कह रहे होते थे कि तुम जिस्म तुम अपनी तरफ से काकी ताड़ रहे हो, तुम अपनी तरफ से लड़की देख रहे हो, जिस्म देख रहे हो, बच्ची चेक कर रहे हो, जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो काकी ताड़ रहे हो और तुमने काकी ताड़ी है। असल में इसके अंदर कौन है? ये जिस्म तो नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि हम जिस्म है और रूह है, ये रूह है काकी। तो ये जिस्म आप कहते हैं डेड, वही डेड बॉडी पड़ी होती है ना। अभी मैं मर जाऊं तो आप में से कोई नहीं कहेगा कि जावेद साहब को कफन पहनाए, कोई नहीं कहेगा जावेद साहब को नहलाए, सब कहेंगे बॉडी को उठाए, बॉडी रखें, बॉडी छोड़ाए, बॉडी रखाए, बॉडी आ गई है, ठीक है, गुस्ल दे दिया जी बॉडी को, बॉडी हो गई ना जी। तो वो बीच में से कौन चले जाती है? रूह चली जा रही, रूह, काकी, ठीक है। और वो किसकी रूह है? माँ रूह, अल्लाह की रूह। वो कहते कि इसके अंदर उसको देख जो असल उसल है। कह तो वो ये रहे होते थे, लेकिन उस जगह पर उन्हें लेक्चर तो नहीं देना होता था, लेकिन एक सडन मेरा ख्याल है कि उनका कैची सेंटेंस होता था जो हर बंदे को, शराबी को भी सोचने में मजबूर कर देता था, यार गल दा की मतलब है, गल दा की मतलब। हाँ। वहां तो जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की वो तो 10 साल उस पर तो दुनिया रिसर्च करेगी और कर रही है, वो शुरू हो गया काम। लेकिन जब वो वहां से 5 स्टार हीरा मंडी में बकौल उनके आए, सॉरी टू से, तो तब उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सुधा रहमान सुनो, मैं तो उस जमाने में मिला ना, वो एक जूनियर डॉक्टर साहब थी, ये कहानी तो हजारों बार मैंने सुनाई हुई है, नेट पे पढ़ी है। तो मैं डॉक्टर मासूम जावेद ने मुझे कहा कि सर वो आईसीयू में पेशेंट है एक जो ब्लड नहीं ला रहे और उसको ब्लड वॉमिट्स हो रही हैं। तो उसके बाप को मैंने भी बड़ा कन्विंस किया है, और पेशेंट जो है वो शॉक में किसी वक्त चला जाएगा, और इसकी हीमोग्लोबिन बहुत कम है। हमने जस्ट उसको ठीक कर दिया, काला यरकान था, जिगर खत्म हो, यंग बंदा, सलीम नाम था, मुझे भी याद है, जो बुर्जी के करीब उसका घर। मैं 2002 की बात, 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। तो मैं आईसीयू में ही गया, उधर मेरा राउंड होता था शाम को, मैं गया उधर, मैंने उसके वालिद को कन्विंस करने की कोशिश की। बूढ़े से बुजुर्ग थे वो, मुझे आज तक याद है। मैं रेलवे का गार्ड तो मेरा जो जमा जत्था सी ना, इकल्ला पुत्र है, मैं ये लाता है, बच्चे ने वो बाहर एक भी बच्चे खड़े थे छोटे, मैं इन्होंने पाला कि इधर मैं इलाज करावा, हूँ मेरे को कुछ नहीं कहा। मैंने फिर प्यार से समझाने की कोशिश की। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आ गई थी, उन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल को बिल भेज दिया था पिछले 10-12 साल का कि जी आपने इसको ट्रस्ट बनाया हुआ था, नहीं ये कमर्शियल था, जुर्माना लग गया जी, अन्य करोड़ दो जी। हॉस्पिटल को अपने लत्ते पड़े हुए थे, उन्होंने कह दिया था कि आप लोगों की कोई तनख्वाही नहीं बढ़नी, बस शुक्र है तनख्वाही दे रहे थे। ये हालात थे, तो अवाम आ जाती थी उस जमाने में भी कि शायद हमारा फ्री हो जाएगा। मियाँ शरीफ साहब, जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, वो कई पेशेंट्स का फ्री इलाज कर देते थे, उसे लिख देते थे रमज़ान वार्ड केस। तो मियाँ शरीफ साहब उसको अपने बाप दादा के नाम पर उन्होंने कोड वर्ड्स रखे हुए थे, तो उसको फ्री इलाज भी हो जाता था, बल्कि खाना भी कहीं वो घर से जाता था, वो कैंटीन से उनको खाना भी मिलता था, अटेंडेंट को भी मिलता था सारा। अब वो नहीं थी बात, वो सारे तो जेलों में अब चले खत्म हो गया उनका तो वो मैंने उस जमाने में, हाँ जी, तो अब वो मैंने अब तो उस बाबे को समझाने की कोशिश तख्ते से तख्त फिर हो रहा है ना आजकल तो। अच्छा, तो वो कहानी फिर से तो माकर अल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। तो मैंने उसको बुजुर्ग को कन्विंस कर रहा था, वो आगे से इनकार हो रही है, नहीं बिल्कुल। उसमें एक बंदा हाथ ही खड़े कर दे तो आप क्या कर सकते हैं। मैंने प्यार पर समझा रहा था कि बाबा जी देखें, दवाइयाँ भी हम कोई सैंपल इकट्ठे करते हैं, हम इसका कुछ कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ब्लड तो आप नहीं लाना है ना, बंदा लाएंगे, ब्लड क्रॉस मैच होगा सारा।
उन्होंने कहा कि मैं पहले 2 बोतलें लाया था, नहीं उसका बहुत ज़्यादा कम है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको गैस्ट्रोस्कोपी करनी है, टाँके लगाने हैं, फिर इसको देखना है, तो इसकी पहले थोड़ी हीमोग्लोबिन होगी। तो ये तो सारा बता रहा था। जिस वक्त उन्होंने कहा जी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता ना, 1 बोतल चढ़ाते 1000 रुपया लगता है उस ज़माने की। मैंने कहा जी 1000 रुपया भी हम कहीं से कर ले, मैं इस तरह की बात होती, चले हम कर लेते हैं, लेकिन डोनर तो आपने लाना है ना, आप कहीं से बंदा लाए। वो कह रहे मैं नहीं दे सकता। तो बिल्कुल ही वो तो मैं उसको अपने फ्लो में मैंने कहा कि इस तरह तो ये मर जाएगा, मतलब 35 साल का यंग बंदा है, मर जाए। वो भी बाप वो इस तरह ही कहता है मरता है तो मर जाए। वो रोंगटे खड़े हो गए मेरे भी, लेकिन वो लड़का भी मैं सामने देख रहा हूँ, उसके चेहरे पे एक अजीब सी फेस सी है, सुन रहा है वो देख रहा है, सुन रहा है वो। तो वो लेडी डॉक्टर साहबा एक पास आके खड़ी थी, बहुत लंबे बाल थे उनके और यंग थी, अभी हाउस जॉब करके ही आई थी, डॉक्टर मैमूना सुल्तान। और अभी वो प्रोबेशन पीरियड पे थी और मेरी दाढ़ के नीचे आने वाली थी, क्योंकि मैं इन बच्चों को फारिग कर देता था जो मैं समझता था कि ये नहीं ठीक काम कर सकते। इस स्ट्रेस में 100 बेड का वो मेडिकल यूनिट था और प्राइवेट कंसल्टेंट्स मुख्तलिफ थे, उनकी अपनी डिमांड्स थी, सारा लोड मेरे पे होता था। मैं अपने आप को आंसरेबल समझता था। इन बच्चों के पास अपनी अपनी शिफ्ट में 20 पेशेंट तो होते ही थे। तो उसमें मुअज़्ज़म साहब की बहुत स्पेसिफिकेशंस थी कि ये दवाई इधर लिखनी है, मिलीग्राम लिखने हैं, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग भी थी और उनकी डिमांड्स थी, उस तरह काम चाहिए था। डॉक्टर साहबा को मैं देख रहा था 2 महीने से कि उन्हें अगर हमने कहना कि ये चीज़ आपने राइट लिखनी है, ये लेफ़्ट लिखनी है, तो डॉक्टर साहब पहले दिन से जो लेफ़्ट लिख रहे थे ना, वो लेफ़्ट ही लिख रहे थे, जो राइट लिख रहे थे वो राइट ही लिख रहे थे। ठीक है, अब 2 महीने हो गए थे, सिर्फ एक चीज़ उनकी अच्छी थी कि जो ही पेशेंट सीरियस होता था ना कोई भी, उसका अलार्म वो सबसे पहले देती थी। वो पेशेंट को टेलीफोन पे नहीं देखती थी ऑफिस में बैठ के, मतलब हर कॉल पे जाके उसके कमरे में या उसकी वार्ड पे अटेंड करती थी। और उसमें ज़रा सा सीरियस पेशेंट है ना, सबसे पहले उन्हें शोर डाल देना होता था कि एनु फाड़ लो या आईसीयू में ले लो या सीनियर को इन्वॉल्व कर लो। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी भी होती है, मतलब वो ना वो इग्नोर करती थी ना वो मिस करती थी कि इसमें सीरियसनेस को, ना फोन पे ले रहा है, अपनी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि अपनी चवल मारती रहे, ठीक है, या सिर्फ फोनों पे सिस्टर को कहते रहे ऐसे कर दो, पेशेंट उतनी देर में हाथ से निकल गया, लेट अटेंड किया, इसमें ठीक थी। लेकिन वो जो क्लरिकल काम था और या मेथोडिकल जो अप्रोच हमें चाहिए थी, तो उस पर वो मानने पे थे, उसमें उनकी अपनी मौज थी। और मैं परफेक्शनिस्ट था, मैं भी बहुत सख्त था, ठीक है। अब वो आके खड़ी थी पास, तो मैं उन्हें इग्नोर वैसे ही कर रहा था कि आईसीयू में हमारे पास बेड नहीं है इस वक्त, ये ले पेशेंट हो रही, इसने अपना पड्डा डाल रहा है, तो अभी पहले मैं देख लूं आईसीयू का राउंड करूं, कोई पेशेंट ये बाद में देखूंगा इसको। हाँ, मैं उन्हें इग्नोर कर लाए थे ऑलरेडी। हाँ, तो वो उतनी देर में वो सारी गुफ्तगू सुन रही थी, उन्होंने अचानक वो पेशेंट के पास जाके उसका गिलास और बॉटल पड़ी थी, उसने पानी डाला थोड़ा सा, उसे कहती भाई आप ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो, क्योंकि वो लड़के के चेहरा एक अजीब सी उसकी बुजनी छा गई। उसका बाप उसका कह रहा, मैं भी देखना शुरू हो गया ये क्या कर रही है। तो उसने कहती है आप ये पानी लें, आंखें बंद करें, और आपने ना प्यार से, मुझे आज तक उसके सीने में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 दिल में कहना, पानी पी लें आप ठीक हो जाए। मुझे थोड़ी सी हंसी निकल गई, मैंने यार ये क्या बेवकूफ़ी मार रही है आईसीयू के अंदर, और ये फाल्स होप दे रही है उसको, और ऊपर से यानी अपनी तरफ से उसको कंसोल कर रही है, क्या कर रही है। वो आगे से पेशेंट नहीं उसको उल्टी बात करती। उसने कहा बाजी मैनू खून दियाँ उल्टियाँ आ रही ने, तो डॉक्टर साहब ने खान पीन मना किया है। मुझे वो भी थोड़ी सी ऐसी आई कि पानी, वो उससे आगे से कहती मैं भी डॉक्टर ही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना ये थोड़ा सा पानी 3 सिप्स ही है, आप करें आंखें बंद, बिल्कुल गन पॉइंट पे नहीं जैसे करते। खैर उसने बेचारे ने, एक तो लड़की, आपने कोई इंटरवीन नहीं किया? नहीं, हम बर्दाश्त कर लिया। नहीं, मैं वो बाबे की तरफ से थोड़ा सा शैटर्ड था, अपना वे आउट निकाल रहा था कि यार अब इसका करना क्या है, ये ब्लड का क्या है, पैरेलल वो चल रहा है। सारी बात है, हमने तो मेरा तो कंसर्न पेशेंट होता था, वैसे ही एक आदत थी। तो और डेफिनेटली जब मेरे जूनियर ने बात मेरे पे डाल दी है, तो मैंने तो कुछ कर रहा था, तो मैं तो उधर जरा फंसा हुआ था कि अब इस एक बंदे ने क्या ही दिया जी, मरता है तो जो होता है होने दो। प्राइवेट सेटअप को छोड़ के एक मेरी जो अपनी ह्यूमैनिटी थी थोड़ी बहुत भी जो थी, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि यार इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसको क्या करूँ मैं इसको कैसे, पैसे भी नहीं लगा रहा कुछ में, जो सारा
उसमें मेरा अपना डिप्रेशन भी, जो सारा मेरी अपनी वो भी चल रहा है, अपनी जगह हाँ, चल रहा है। 3 हॉस्पिटल्स की ड्यूटी है, मैं सिर्फ 4 रातें घर जाता था। अल्लाह सुबह 8 पे, ठीक है, पीक पे टफ सिचुएशन, अजीब सी सिचुएशन थी। तो वो उसमें वो डॉक्टर साहब ने अपने ही एक जड़ा ना गिद्दड़ सिंह ही छड़ती, वो मैं कहा यार ये क्या कर रही है, मैं उन्हें देख रहा हूँ, हंस भी रहा हूँ यार क्या कर रही है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चों को इग्नोर भी कर, थोड़ा मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों कर रही है। उसी देर में वो बंदे ने पानी पकड़ा है और मुझे नहीं पता कितने प्यार से उसने 3 बार अल्लाह कहा दिल में, आंखें बंद रखी, वो पानी पी गया। बाजी पानी जाम हो गया, मुझे आज तक याद है, पानी जाम हो गया। मेरी ना थोड़ी सी स्माइल आई, सरकास्टिक सी। वो लिवर का पेशेंट जब मरने वाला होता है ना, तो वो थोड़ा कॉमा में चला जाता है, ब्रेन उसका काम करना छोड़ देता है, इनकेफ्लोपैथी हम उसे बोलते हैं, तो हेलुसिनेशन थोड़ी सारा। तो मैं कहा चलो तुसी ठीक कर लो, अभी वो ठीक बैठा हुआ एक गया हूँ, जमजम सुनने लग पिया करना। वो उसे कहती बस मैंने आपसे कहा है ना अल्लाह है ना, वो कहता है जी अल्लाह नहीं, अल्लाह ते नहीं है, अल्लाह है। कहता हाँ नहीं अल्लाह है, बस आपने परेशान नहीं होना, आपने 3 बार करके पानी पीना है। सर मैंने कहा जी सर, यहाँ सूरा रहमान मिल जाएगी कारी बासित मिस्री की आवाज़ में, अगर कैसेट मिल जाए ना तो ये सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब आप ज़रा ऑफिस में बैठे, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं कहीं हूँ चौड़ी हुई जा रही है, ठीक है, मैं कहा आप जरा उधर बैठे ना। थोड़ा सा मुझे लगी भी किसी ट्रांस से, मैं मुझे पागल जी है कोई, पता नहीं की कर दी पी आईसीयू में, ये क्या कह रही है। वो दोबारा बिल्कुल मुझे नहीं वो बदर कर रही, मेरे से जान जाती थी जो मेरे जूनियर्स थे। अब वो बिल्कुल ही अजीब सी बात कर रही है। दोबारा कहती नहीं सर कहीं से अगर वॉकमैन मिल जाए ना। आपको ही कहा? मुझे कही अच्छा कि हर शेर का कोई सवा शेर होता है ना, ठीक है, उन्हें क्या तू एडा शेर है, दरा उन्हें सिंगा तो बढ़िया, ठीक है। तो ये भैंसा जो शेर बना हुआ था, सिंह तो तोड़ के छड़े उन्हें। बहरहाल वो नहीं बिल्कुल कोई बदर नहीं करी मेरे गुस्से शुस्से को ना। उसने आगे से कहा सर अगर साउंड सिस्टम नहीं है ना, मैं कहा डॉक्टर साहब म्यूजिक का हाल है ये। मैं कहा ऑफिस चले, इस तरह का एग्जैक्ट डायलॉग्स मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे आज भी अपनी वो पर्सनैलिटी पता है कि मैंने किस तरह से कितना को उन्हें स्नब करके कहा था कि जरा आप ऑफिस में आना, मैं आपसे बात करता हूँ। उसका बाप भी इंडिफरेंट खड़ा है, उन्होंने पानी जमजम हुआ कि नहीं होया, बंदा वो थोड़ा सा हुआ है। तो मैं कह ये तो अपने अमोनिया के इफेक्ट में इसकी खैर है। खैर ऑफिस में बैठ के मैंने उनको डॉक्टर साहब को पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, डॉक्टर साहब हम ऑलरेडी शायद आपका लोकम कंटिन्यू ना करें, आप प्रोबेशन पे है, और ये जो आप हरकतें कर रही हैं ये प्राइवेट सेटअप है। अभी ये बंदा खुदा न खास्ता मर गया, इसका बाप शीशे तोड़ेगा, साथ कहेगा दम दरूद कर रहे थे, इलाज किया ही नहीं है, इन्होंने जरूरी दवाइयां नहीं दित्तियां, ये पानी फड़ा के कहते सन अल्लाह तो अक्ल करो, तो जी असी घर ही कर लेंदे, यासीन असी घर पढ़ लेंदे। मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ उससे। तो डॉक्टर साहब ये आईसीयू है, आपको वार्ड में रखा हुआ है ना, अभी ये वार्ड आपको पता नहीं इंटेंसिव केयर का पेशेंट क्या होता है और ये क्या करना होता है। वो आगे से सर आप वॉकमैन नहीं मिल जाएगा। अच्छा कोई गल का जवाब नहीं, कोई वो नहीं, कोई गुस्सा नहीं, फंसी होती ना 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 कोई गल ही नहीं ना, मतलब उसी को पागल ठीक है। उस पे मैंने ना उसे मैं क्या वॉकमैन से क्या हो जाएगा। कहते सर अगर सूरा रहमान की मिल जाए ना कैसेट बगैर तर्जमे की, जो बगैर तर्जमे की कारी बासित की आवाज़ में ना सूरा रहमान की कैसेट मिल जाए ना, तो वो ये सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके सुनेंगे, 3 बार लगा के पानी पीएंगे, ये ठीक है, सिर्फ 7 डेज का। मैं कहा आपके ख्याल में ये 7 दिन जिंदा रहेगा? कभी रहेगा। मैं कहा यार एक कुड़ी पागल है, फारिग है, इसको मैं अब इसको क्या कहूँ, तो इसको तो रखना भी खतरनाक है। ये तबाही कर जाएगी, तबाही करेगी ये तो। मतलब अब वो वीवीआईपी रूम में वहाँ लोग दाखिल होते हैं, मियाँ फैमिली या और बड़े बड़े लोग दाखिल होते हैं, उन्होंने तुसी को जी अखां बंद करके 3 बारी, बल्कि मैंने सेठ हाबिद को कहा, उसने शिकायत लगा दी एमएस को, उसने एमएस को शिकायत भी लगा दी बाद में, मेरी शिकायत लगी भी, ठीक है। और एमएस साहब ने
बाबा जी का तो नहीं खैर लगा दी कि डॉक्टर साहब एक तो सोटी फाड़ के फिरते थे, ठीक है, वो बाबा जी ने मुझे कहा बात की बात है, बस सेठ हाफत आया नहीं बोले थे। अच्छा नहीं, सेठ हाफत साहब ये कैलेंडर सेठ हाफत साहब जनरल सीव करे बहुत हो गया, ये कैलेंडर उन्होंने दिया हुआ वॉल कैलेंडर ने, ये उन्हीं का तोहफा है, उस दिन का ही तोहफा है। अच्छा तो ये हमजा फाउंडेशन के, इसमें कुरान की आयतें उन्होंने खुद ट्रांसलेट करके, तो ये मुझे उन्होंने दिया, मैंने आज तक रखा हुआ है। बड़ी वो एक डिफरेंट मुलाकात थी उनके साथ, मुझे नहीं पता था ये सेठ आबिद है। और बाबा जी ने सुबह ही मुझे कहा कि अगर सेठ आबिद कहीं काबू आया तो मुझे बताना। मैं मुझे कहाँ से काबू आना है, वो खैर वो भी वक्त आया। तो मैंने वो डॉक्टर साहब को कहा कि उससे क्या होगा कैसे, उसने कहा सर आप इन्हें सुनवाए ना ही ठीक हो जाएंगे। मैंने ना गुस्से में फोन, मैंने कहा इस डॉक्टर को मैंने सिखाना है, इसको मैं बताता हूँ। मैं फोन उठाया और मैंने घर फोन कर दिया, मेरा घर था इत्तेफाक के बिल्कुल साथ, वॉकिंग। अच्छा, छोटा भाई कामरान, कामी है मुझे कहते हैं, बड़ा शरारती, वो बेचारा पहले भी ये काम ड्यूटियां करता था। मैंने कभी घर से खाना मंगाना, कभी कुछ करना, जो आज लंबी ड्यूटी हो गई है, ये दे जाओ वो दे जाओ। मैं कामी यार एक ना वो वॉकमैन, तो मैं कहा मेरे ना अलमारी में वॉकमैन पड़ा, तारिक लाया था सोनी का नया वॉकमैन, मेरा खुदा हुआ है मैंने यूज नहीं किया था। मैं कहा वो लिया और ना एक सूरा रहमान की कैसेट कारी बासित मिस्री की आवाज में बगैर तर्जमे वाली हो, वो दे जा। वो आगे से कहता खैर है मिलाद कराने लगे। मैंने कहा यार तू जुगते ना मार। वो आगे से ना लगा हुआ, वो कहना गुस्सा ना करो, वो सूरत यासीन होती है किदी जान नहीं निकलती पई, सूरत यासीन लाई दी। मैं कहा यार तू कैसेट दे जा, जो कह रहे हो कर। अच्छा, वो थोड़ी देर बाद आके कैसेट दे के हंस के कहता है कि वैसे दूजे पासे सूरत यासीन ही है, ठीक है, वो अपनी बात पे लगा हुआ है। मैंने उसी तरह वो कैसेट और वॉकमैन जाके उस पेशेंट को दिया। मैं कहा भाई ये तुमने सुनना है आंखें बंद करके और फिर पानी पीना 3 बार ला करके, ते आज दी तू शुरू कर दे, 3 डोजा शाम तक करनी है, घंटे घंटे बख्शेरा कर ले, क्योंकि मुझे पता है शाम 7-8 बजे का टाइम था, मेरा इवनिंग राउंड होता था। सौन तक 3 बारी कर ले, कल भी सवेरे कर ली, मैं कल दोपहरी आवागा ना तो फिर तेरे नाल गल होएगी। बिल्कुल, वो भी बड़ा खुश, सैल शैल उसे डाल दी वो। मैं चला गया। मैं तो अगले दिन आया दोपहर के टाइम, वैसे ही मैं सीधा आईसीयू जाता था, मैं आईसीयू गया तो मैंने वो देखा एंट्री के साथ ही बेड था, 7 नंबर बेड लेफ्ट साइड पे, तो वो मैंने देखा बेड खाली, तो मैं दिल में एक्सपेक्टेड था। मैं सिस्टर के पास गया, मैं सिस्टर जी उस बेड 7 पे जो पेशेंट था तो क्या ऐसे मैंने किया, वो कहनी सर अमीर अली। अब ये टर्मिनोलॉजी थी हमारी आपस की टीम जो आईसीयू टीम थी कि यहाँ इजराइल आता है या अमीर अली आता है, ठीक है। अमीर अली हॉस्पिटल का फाइनेंस क्लर्क था। ओके, बच गया। रात के 12 बजे हम कहते थे इजराइल आवे ना आवे अमीर अली आ जाता। तो अमीर अली रात के 12 बजे लोगों पे आके सवार हो जाता था कि जी अगे पैसे जमा कराओ, थोड़े 3 दिन के पैसे पूरे हो गए हैं। बिल्कुल, वो लोगों से जमा करवाता रहता था या नोटिस दे जाता था कि सुबह तक करा दें इस तरह। तो उसने कहा कि सर वो अमीर अली आया था, तो वो बाबे ने ना बेटे को छुट्टी करा दी, उसने कहा मेरे पास नहीं पैसे, तो चला गया। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा यार वो वॉकमैन होगा मेरा यहाँ। उसने कहा जी वॉकमैन तो हमें कोई नहीं पता, नाइट शिफ्ट से पूछ लीजिएगा, वो नाइट पे कहीं हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं तो इवनिंग पे आई हूँ। उसने काउंटर शाउंटर देखा, सिस्टर्स चीज़ें रख दी थी, कुछ भी नहीं था। मैंने जाके फटाफट बेड की ट्रॉली शॉली भी देखी, कुछ नहीं था वहाँ पे। मैं दिल चापड़े आप लोग गाला कटियाँ चली गया यार तू लड़की वॉकमैन का बाती होके बेवकूफ़ बची के और आपने क्या किया। लेकिन वो 8-10 दिन बाद मुझे आज तक याद है कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे साथ कयूम खान साहब भी थे, वो लिवर के स्पेशलिस्ट थे। तो वो एकदम से उसका बाप एंटर हुआ पेशेंट का, दरवाज़ा ऐसे धड़ल से उसने खोला है। तो मैंने देखते साहब मुझे याद आ गया ये बाबा वही है। मैंने डॉक्टर जवेद कितने थे, हम 3-4 लोग बैठे। मैं कहा यार मैं ही डॉक्टर जवेद, हाँ डॉक्टर। तो मैंने मेरे दिल में आया, मैं कि इसका बेटा जो है ना अब सीरियस है, मरने लगा, नीचे इमरजेंसी में लाया होगा, अब इसने कहना इसमें रूह फूंके, अब हम क्या करें। उसने इसी तरह मेरे से बात की, डॉक्टर साहब अल्लाह तुहाडा भला करे, मेरे पुत्र को अल्लाह जिंदगी देती, मेरा पुत्र ठीक हो गया। मैं क्या किधर है वो। उतनी देर में वो बेटा भी आहिस्ता आहिस्ता कहीं चलता पीछे से आ रहा था, कपड़े उसने वही 7-8-10 दिन पुराने पहने हुए थे, काला सूट मुझे आज तक याद है। शलवार कमीज में अंदर एंटर हुआ, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा भाई साहब तुम ठीक हो, तुम्हारे पखाने का रंग कैसा है, क्योंकि खून वाले का पखाना काले रंग का हो जाता है। कहता नहीं डॉक्टर साहब मुझे कोई खून नहीं आ रहा, मुझे पीला पखाना भी आ रहा है और उल्टी भी नहीं खून की आ रही। मैंने ना आहिस्ता से कहा, मैं क्या रिहा ही नहीं होना, अंदर खून तो कितों आना है। वो आगे से कहते हैं डॉक्टर साहब 5 सालों में पहली बार मुझे भूख लग रही है। अब लिवर के पेशेंट को भूख नहीं ज़्यादा लगती, डॉक्टर साहब मेरा जिस्म मुझे कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, ठीक
मैं ठीक हूँ, वो डॉक्टर साहबा कहाँ है? उसने कहा वो डॉक्टर साहबा कहाँ है? वो बाप भी वो उसका कहता हाँ डॉक्टर साहब वो डॉक्टर साहब वो थोड़ी वो डॉक्टर साहब कितने ने? मैं क्या पता नहीं किधर है, मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं क्या पता नहीं किधर है, वो ड्यूटी पे नहीं है। डॉक्टर साहब उनका शुक्रिया अदा करो, डॉक्टर साहब परहेज की है खान दी। मैं उस लड़के को देख रहा हूँ यार परहेज क्या है इसको बता नहीं है। तो मैं क्या बस इसको गोश्त ना देना। मैं कहना गोश्त देते पैसे नहीं गए। मैं क्या बस अल्लाह परहेज करा रहा है, लेकिन तुम अपना फ़ोन नंबर मैंने दे जाओ। उसने ना मुझे एक PTCL नंबर लिखवाया था कि ये हमारी गली में पान सिगरेट वाले का खोखा है, मेरे घर के सामने है, तो वो बुला देगा। मैंने कहा तुम ना मेरे से राब्ते में रहना है। बल्कि मैंने वो लिवर के डॉक्टर साहब को कहा, मैं कहा सर ये वही पेशेंट है बेड 7 पे जिसको गैस्ट्रोस्कोपी करनी थी, ऐसे ऐसे मैंने कहानी सुनाई ना। कहते हैं हाँ, तो मैं कहा सर ये सूरह रहमान सुनिए, इसने 7 दिन। उसने उतनी देर मेरा वॉकमैन निकाल के मेरी मेज़ पे रख दिया। तो मैं अब ज़रा कन्विंस हो रहा था, वॉकमैन भी वापस आ गया। ठीक है, तो मुझे कहता है जी वो डॉक्टर साहब से मिलना। मैं कहा डॉक्टर साहब का मुझे नहीं पता, उनकी ड्यूटी है, पता नहीं रात की ड्यूटी है, उन्हें आना है। तो वो डॉक्टर साहब उसे कहते हैं उससे से कि अच्छा इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं लिवर श्रिंक था वो नॉर्मल साइज़ का हुआ है, और इसकी मैं गैस्ट्रोस्कोपी करता हूँ, इसकी जो रगें फूली हुई थी खुराक की नाली की वो ठीक हो गई हैं, इसका PCR कराते हैं वो नेगेटिव है। वो भी आगे से बड़ी बदतमीजी से कहता है 5 साल से मैं तो बहुत कुछ देता है मैं नहीं कराना कुछ भी, मेरा जिससे मुझे बता रहा है मैं ठीक हूँ। उसने नहीं बात की, वो दोनों बाप बेटा चले गए। डॉक्टर साहब उससे से मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा तेरा भी दिमाग ख़राब है यार, ये मुंबई में ये लंदन में लोग सूरह रहमान से ठीक होते हैं, क्या हो गया तुम्हें? चले गए। मैं चुप रहा। डॉक्टर साहब आई जब मैं 8 बजे जाना था, वो नाइट शिफ्ट पे आए। मैंने उन्हें इसी तरह कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब वो पेशेंट आपको याद है जिसको आपने सूरह रहमान सुनाई थी? कहती जी वो जो आपका वॉकमैन ले गया था। मैंने 1-2 बार उन्हें जुगत कराई थी, बाकी सबके सामने मजाक उड़ाया था। तो मैं कहा ये वो वॉकमैन दे गया? कहती अच्छा आया था, कोई एक्साइटमेंट नहीं उसने शो की। मैं कहा वो बिल्कुल ठीक था, मुझे भूख नहीं लगी। कह रही है सर वो मैंने आपको कहा ठीक हो जाता। अब वो इतना केयरलेस सा एटीट्यूड था। मेरा ख्याल था वो मुझे कहेगी कि देखा फिर मैंने कहा था ना आपको, अब बताएं ये। उसने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि कोई उसने, मैं कहता हूँ कि वो कोई हैरानी का इजहार भी नहीं, नॉर्मल सी चीज थी एक। बीइंग ए डॉक्टर उसको मतलब इतनी कॉन्फिडेंट थी। मैंने वो पेशेंट्स को बताना शुरू कर दिया। ओके, अभी अपने तक नहीं आए? नहीं, अपने तक तो आया ही नहीं ना, मैं तो नहीं आया। मेरा इल्म मुझे कह रहा था कि BC और HIV ये कैसे ठीक हो सकते हैं। दूसरा मैं शायद मायूस हो चुका था, या मैंने अपने आप में एक्सेप्ट कर लिया था कि बस देयर इज कोई फ़ायदा नहीं है, बस जिस दिन जाना चले जाएंगे। लेकिन लोगों को कहना शुरू कर दिया। ICU में मैंने पेशेंट्स को कई वॉकमैन मंगवाए। उस वक्त मुझे याद है 600 रुपये का वॉकमैन मिलता था, ये आए थे चाइना के। वो मंगवाता था। हर बेड पे 15 बेड पे मैंने वॉकमैन रखे थे। इत्तेफाक हॉस्पिटल में डिसेंट मेडिकल स्टोर है, उन्हीं की फार्मेसी अंदर थी। उन्हें याद होगा, गवाही देंगे कि मैंने TDK की कैसेट्स लेके, और वो मैंने ऑफ बीट एक सेंटर होता था फोर्ट्रेस में, पता नहीं अब भी है कि नहीं, वहाँ से मैंने कारी बासित की रिकॉर्डिंग कराई, और वो जनाब मैंने नीचे रखी होती। वो रिकॉर्डिंग भी इसीलिए करवाई थी ना कि आपको शक था कि कहीं ना कहीं कोई पैसे पूछे जा रहे हैं। हाँ, मैं कहा ये वो मुझे वो पहली बार जब मैंने सोचा ना, तो वो एक कंपनी होती थी सोनिक और EMI। मैंने उसे जान के कहा कि ये किस के कंपनी की कैसेट लेनी है। मैंने कहा शायद कोई कैसेट करने का चक्कर है। उसने कहा जिसकी मर्जी करा ले। मैं कहा मैं TDK की अपनी करावांगा, तो मैं देखता हूँ क्या है, पैसे नहीं जान देने। ये आपने बड़ा तो वो पाकिस्तानी कौम कईयों ने सुनना, कईयों ने वो वॉकमैन भी साथ ले जाना। कईयों के खुदा न खास्ता पेशेंट डेड होना, वो परेशानी में उन्होंने वॉकमैन ले जाना, उन्हें छोड़ जाना। वो कई वर्करों ने चोरी कर लेने, ठीक है, सिस्टर्स ने कई कुछ कहना, लेकिन मैंने और ले आने। मैं सुनाता रहा। मैंने कार्डिक सर्जरी में भी सुनाने की कोशिश की। वो शायद मलिक साहब हार्ट सर्जन थे, उन्होंने मेरी खूब क्लास ली। उन्होंने खैर कहा जी इधर ये ना करना, वो मैं मरीजों को आउटडोर में ही करता था, बाद में से वो मैं उन्हें बताता था। मैंने बताना शुरू कर दिया एवं तो ये कर लो। फिर उन पेशेंट्स को यकीन हो गया था उस टाइम या नहीं, या बस कर ही जा रहे हैं? वो इसलिए कर रहा था कि मैं कहा यार इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, हो गया तो हो गया, बच गया तो बच गया। दूसरा ये कि इसमें कोई पैसा नहीं इन्वॉल्व, किसी ने कुछ देना नहीं है। अगर ये सुन लेता है, वो एक लड़के में ये चेंज आई है। मैं उसको फोन करता रहता था आफ्टर 10 दिन बाद, तो ठीक है, स्लीम जिंदा था, ठीक है। मैं उससे 1-2 बात ही पूछता था, तुम ठीक हो? उसने कहा डॉक्टर साहब मैं नौकरी पे जाना शुरू करता है। मैं कहा तुम्हारे पखाने का रंग है। बहरहाल
वो एक दिन वो डॉक्टर साहबा बड़ी परेशान हालत में, मैंने ऐसी परेशान नहीं देखा उसको कभी। हाथ में उनके 2-3 सिरिंजें थी, वो ड्यूटी पे आई तो आंखों में उनके आंसू। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सर ना बाबा जी बहुत बीमार हैं, बाबा जी को बुखार हो गया है। एक दिन उसने जिक्र किया कि बाबा जी ये कहते, तो मैंने उसकी बड़ी क्लास ली। मैंने केड़े बाबा जी? उसने कहा वो मेरे बाबा हैं, वो कहते हैं सूरा रहमान से मरीज ठीक होता है। तो मैंने पहले दिन ही शायद उसने कहा, तो मैंने उसकी खूब क्लास ली थी कि बाबा शाबा कोई नहीं होता, ठीक है, सूरा रहमान अल्लाह की है, ठीक है, सुना देते हैं। उसने उससे ज़्यादा बात नहीं हुई थी। अब उस दिन उसने आगे कहा जी बाबा बड़ा बीमार है, बाबे को बुखार है और बाबा दवाई नहीं खाता, और बीच में कहेगी कि उल्लू के पट्टे दवाई नहीं खाते। मैं यार ये केड़ा बाबा जी उल्लू का पट्टा भी कहती, क्या इसका ताल्लुक है उसके साथ, किस तरह की बात। उसकी परेशानी देख के, आंखों में आंसू देख के ना, मैंने कहा नहीं ये इसकी रियल बात है, मुझे नहीं पता चला, मैं नहीं उसको। मैं कहा बेटा वो आपके अब्बू हैं? कहते नहीं मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, वो मेरे बाबा हैं। बाबा है डॉक्टर जवेद से फिर उत्थे ही मामला असी डॉक्टर असी इंजीनियर मिर्जा नहीं सही लेकिन असी डॉक्टर जवेद मिर्जा वो असी भी किसी बाबे को नहीं मानते, ठीक है ना। साडा भी बड़ा भरा शैतान ते रहा है ना, उन्हें भी यही कहा ना बाबा आदम असी नहीं मानते बाबा, पहला बाबे का मुनकर ते शैतान है साडा बड़ा भरा, साडे तो पहले का ही है। तो वो यही मसला मुझे भी था। वैसे भी मैं धक्के खा रही हूँ 2 साल में, तो मुझे तो कोई कहता था जी आप 50 रुपए का तवीज़ क्यों लिया, आप 500 वाला लेके जाते मेरे से। मुझे गुस्सा चढ़ गया, तो मैं कहती अग्गू थोड़े को नहीं, मुझे क्या पता 500 वाला के 50 वाला है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ी जामिया और बहुत बड़े आलिम। तो उन्होंने मुझे पहले तो कहा कि बस तुसी ठीक हो। तो जब मैंने दोबारा जाके कहा, वो बॉटल में पानी में तवीज़ डाल के पिया, इतने दिन वो बिल्कुल ही क्या पानी का हाल हो गया हुआ था। तो वो फिर भी ना टेस्ट ने, मुझे टेस्टों के पैसों की बड़ी तकलीफ हुई। उस जमाने में 1000 लग जाता था तीनों पे, कभी मैं अशरफ बन जाता था, कभी मैं फीस बन जाता था, लेकिन वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता था। मैं वो उनको बुजुर्गों को कहा तो उन्होंने आगे से कह दिया जी ओए बैदुर रहमान तुम्हें क्या कहा था कि अबू बैदा नाम पता नहीं उनका जो बंदा था आगे, उसे कहा उन्होंने और तुमने डॉक्टर साहब को तवीज़ दिया था। मैंने कहा जी ये 50 रुपये वाला लग गया था। डॉक्टर साहब आप भी तो 50 वाला तवीज़ दे देना, 500 वाला डॉक्टर साहब को दो। मैं यार तो लिया फिर ये आ गए हैं, लिया 500 का, ये आ गया। मैंने लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा 500 का तवीज़ लिया, 500 दिया मैंने। अच्छा। और मुझे आज तक याद है कि इचरे की नहर के ऊपर बाइक रोकी मैंने और नहर में वो तवीज़ फेंका मैंने, ठीक है। अब मैं क्या मौला जो तेरी हो। वैसे लगता नहीं है अब वाले डॉक्टर जावेद को देख के लगता नहीं है किसी को इतना क्वेश्चन देते हो, वरना उत्थे क्या कहते तू रख कपड़े कोल मैं चल रहा हूं। आलिम थे बहुत बड़े, ठीक है, और उन्होंने कोल में कुछ मुजाहिद देखे सन, ओके, जिन्हां दी अखबारां दी तस्वीरां मुशर्रफ साहब ने लवाईयां, तो मैं उसके अंदर दी गल निकल आई ना फिर, ठीक है, एडा भी नहीं था मैं, हर जगह नहीं पूछता, ठीक है। तो पागल था, बेवकूफ नहीं था। तो बहरहाल वो आलिम थे, तो मैं लेकिन मुझे अफसोस हुआ, मैं बहरहाल उसके दैट वाज द लास्ट थिंग। उसके बाद मैं कभी किसी के पास नहीं गया ना, मैंने किसी होपलेस नहीं, होपलेस नहीं था, पता नहीं मैंने शायद अल्लाह से बात हो गई मेरी, या मैंने वो नहर पे फेंका ना, तो अभी एक दिल में आई चीज कि यार दिस इज ऑल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड गूस चेज, कि यार अभी मैं किस चक्कर में पड़ा हूँ। ईमेल भी कर रहा था और फिर उसका इंतजार करते रहना, फलाने ने जवाब भेजा है, कभी फलाने ने जवाब भेजा है, नहीं भेजा। ये आजकल वाली सहूलत नहीं थी, आप एक लिंक खोले तो 100 चीजें निकल आती हैं, ठीक है। वो ईमेल याद है वो घूमता रहता था, पेंटियम 3 था, पेंटियम 3 और वो कार्ड मिलते थे, नेट के कार्ड मिलते थे, तो वो कितने आगे जी नेट कैफे पे बह रहा हूँ, फिर तो मैं करता था, फिर जाके मेल चेक करने कई बार हफ्ता जवाब नहीं आया होता था, और जवाब क्या होता था, ये जवाब होता था कि तुम्हें नहीं पता, कुछ नहीं करना। बहरहाल वो बाबा जी जो है, बाबा बहुत बीमार है, वो बाबा बीमार था, तो मुझे वो सिरिंजें भी उसने पकड़ी हुई, तो मुझे मैंने दिल में ना उसने क्या बाबे ने कोई पुठा काम किया होना, तो बाबा बस गया, मुझे क्या पता था आप कर। मैं क्या बाबा जी क्या हुआ बेटा, मुझे बताए। तो उसकी आंखें रो पड़ी ना, कहा कि आंखों में आंसू। उन्होंने कहा कि उन्हें बुखार है, वो कराची गए थे, तो वो ना पता नहीं वो हैदराबाद भी गए, किसी हिंदुओं की बस्ती भी गए, पता नहीं वहाँ रहे, पता नहीं अजीब सी मोमल सी बातें करी जाए। वो भी बस जब फिरते हैं तो फिरते रहते हैं, सारों से प्यार है उनको, अपनी नहीं ख्याल करते, उन्हें डायबिटीज़ भी है। मैं बाबे ने डायबिटीज़ भी है, बाबा सूरा रहमान नहीं ठीक हो रहा। ये मेरे तो बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स निकल आए ना, सख्त किस्म के होना चाहिए, बाबा क्यों नहीं ठीक हो रहा आपका। तो मैंने क्या ही दिया, मैं क्या तो आप उन्हें सूरा रहमान सुनाए ना। अब उसी दिन में फ़ोन मिलाई जा रही है,
मुझे कहती नहीं वो उनके लिए नहीं है सूरह रहमान। मैं क्या क्यों, वो मुसलमान नहीं है? कहती नहीं इसमें अपने लिए नहीं फ़ायदा लेना होता। ये अजीब मंतक है। मैंने कहा अपने लिए क्या नहीं फ़ायदा? सर आप इसको छोड़ देना, वो नहीं उनके लिए नहीं है, तो ना वो नहीं, इसको आप उनको ना अच्छी सी दवाई दें। मैं कहा बाबा अपनी मेरी अच्छी दवाई मांग रहे हैं, दुनिया नो है ठीक। मतलब ये क्या है ना, जिस तरह हम देखते हैं ऐसा। हाँ सही, बिल्कुल सही। तो उतनी देर में उसने फ़ोन में लगा कि मेरे साथ सच नहीं बोलते, तो आप हिस्ट्री बहुत अच्छी लेते हैं, आप इनसे पता करिए नहीं क्या है। बाबा जी ये मेरे सर हैं, तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप इनको बताएं। फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। अब मैं कहा पता नहीं उधर कौन है बंदा, फ़ोन पकड़ा। वो जनाब उधर से एक आवाज़ ऐसी आएगी जैसे बंदा शदीद या तो नींद के नशे में है या शराब के नशे में है। उधर से आवाज़ है हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काका बाबा ये तो किसी को सर नहीं मानती, पता नहीं तुमने क्या जादू इस पे किया है, सर सर करती है। तो मेरी एक तुम्हारे से इल्तिजा है कि ये इज़राइल है। मैं कहा जी, मैं उन्होंने देखिए, मैं क्या इज़राइल है? ये इज़राइल है, बाबे को कुछ नहीं है कि बाबे को कैफियत मैफियत हो जाती है, तो बाबे को कैफियत चढ़ गई है, तो ये कहीं आ गई, इसने कहा बाबे को बुखार है फलाना, बाबा तो अपनी टुनकी में बेहोश पड़ा। तो मैं क्या देखिए ना टुनकी चक्कर है, तो वो ना ये सीने पे चढ़ के बाबे के 2-4 सरिंजे ले गई है, फिर पीछे पड़ के मेरे से ये यूरिन का सैंपल लिया है। वो मैं देखिया तो सरिंज माचे पड़ी सी, वो मैं बड़ा चढ़ी, मैं क्या यार ये क्या। तो ये पेशाब पेशूब भी बाबे का लेगी। अब ये करो कि इसकी नज़र बचा के ना इधर उधर बाल्टी में सब चीज़ें फेंको और इसको कहो कि सब नॉर्मल रिपोर्ट आई है, तो फिर मेरी जान छूटेगी। नहीं तो ये मेरा नाक पकड़ के चमचे मेरे दांतों में घुसेड़ती है, बुढ़ा बंदा हूँ मैं, तो मुझे कुछ नहीं है। मैं परेशान मैं जी वो तो बता रही हैं कि आपको शुगर है और 105 बुखार है, वो हो जाता है, कैफियत में हो जाता है बेटा बाबा, 1-2 सूर मारे हैं उससे हो जाता है। 1-2 सूर मारे हैं? मैंने सूर मारे? मैं कह जी आप तो इस उम्र में शिकार खेलते हैं, सूअर का शिकार शौक से करता हूँ। मैं कह जी ये तो कह रही हैं भाटी में रहते हैं। वो नहीं ये सारे शहर में सूर ही सूर है। यार एक नशे चाहिए कोई, क्या चक्कर है, इस तरह की बातें वो कर रहे। मैं कह रही अच्छा मैं आप मेरी मेहरबानी, आपका मेरे पे एहसान होगा, मैं आपका मशकूर हूँगा बेटा बाबा, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई है। मैं दिल सोचा, मैं क्या तो पुठे काम कोई करके आया, बुखार है। मैं क्या आपको यूरिन जल के तो नहीं आ रहा? मैं ये मुझे याद कहते हैं नहीं कोई नहीं, शायद बुखार जब ज्यादा होता है कैफियत तो वो आ भी जाता है। मैं क्या बाबा कोई गलत काम कर दिया मैं दिल में। अब वो शादी कहते हैं हाँ आपको तो सब पता है ना। मैं क्या नहीं, मुझे आप याद है, वो आप तो बात जानते हैं। यार वो रो रही हैं, मुझे उस बीबी का वो जो रोना था ना आंसुओं वाला, जिसको मैंने इतने दिन टस से मस होते 4 महीने से हम देख रहे थे कि उन्हें जो मर्जी कह लो वो अपने काम पे लगी रहती थी, अब वो रो रही हैं, इतने जज्बात उनके, मुझे ना समझ आए। डॉक्टर शॉर्ट सा क्वेश्चन, साथ साथ अब कभी फीलिंग आती है कि पूरा ये एक स्टेज था जिसपे आप एक कैरेक्टर के तौर पे लाए गए? मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे ट्रैप किया गया, ठीक है, और वो भी कहती हैं कि मैं, आप और 2 लड़कियां थी, एक हमारी स्टाफ थी सारा, शायद सुन रही हो कहीं, वो फर्स्ट ईयर में आई थी बच्ची, बड़ी 5 वक्त की नमाजी परहेज़गार, यतीम थी सारा, और एक काकी थी आलिया नाम है उनका, उनकी वालदा बड़ी देर से हॉस्पिटल में दाखिल थी, गुर्दे फेल थे, तो वो उसको हॉस्पिटल में ही रखा हुआ था और उसका डायलिसिस होता था। ठीक है ठीक है। बच्ची भी वहीं रहती थी, यानी यंग 25-26 साल की लड़की होगी। जैसे मेरे सवाल तो रह गए वो मुझे कहती होती इतना मतलब वो नेचुरल जा रहा है। अच्छा, वो कहती होती बाद में डॉक्टर मेमूना मुझे कहती होती कि मैं तो आप तीनों का शिकायत करने। अच्छा, ये डॉक्टर मेमूना नाम था उनका? राब्ते में आज भी? हाँ, मेमूना सुल्तान। तो उन्होंने मुझे कहा अब तो वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जी, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, सऊदीया के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट को हेड करती है, रहमान से इलाज करती हैं। यूके की वहाँ पता नहीं, वो सूरह रहमान नहीं बताती होती, वो साढ़े वर्ग के सूर मार दिए शिकार खेलती है, जो जिनकी गर्दन में सरिया आ जाता है ना। ड्यूटियाँ हैं अपनी ड्यूटियाँ जी, अपना शिकार है। तो वो बाबा जी मुझे कहते हैं कि आप बेटा बाबा इसकी नज़र बचा के कहीं सरिंजें इधर उधर फेंको और इसे कहो सब रिपोर्टें नॉर्मल आई, तो बाबा बच जाएगा, ये बुखार उतर जाना है कल तक। मैंने कहा जी अच्छा, खैर मैंने कहा अच्छा जी, अब मैं उनको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं गला तो नहीं खराब, खांसी तो नहीं आती, पेट तो नहीं खराब। वो आगे कह बेटा बाबा बाबे को कुछ नहीं है। मैं कहा अच्छा जी ठीक है, फ़ोन रखा, मैं उसे वो कहती सारे मैं कराते हैं।
अब वो मेरे साथ साथ, खैर मैंने ना कटसी में, मैं लैब में गया, हॉस्पिटल था, मैं सालों से काम कर रहा था लेबॉर्ट्री में, वो बच्चे बड़े अच्छे थे सारे, उन्होंने मुझे सर आप किधर आ गए, मैं कहा यार ये एक CBC करो, LFT करो, ये करो वो करो, 3-4 टेस्ट मैंने बताए। उन्होंने कहा किसके टेस्ट है, मैं मेरे वालिद साहब के, ये पास करनी थी, तो ये कही है सर पेमेंट मैं करूँगी। मैं कहा यार मेरे वाले साहब का फ्री इलाज है, अब वाले साहब मेरे नहीं है, चलो मैं ये बाबा जो कही जा रही है, हाँ ठीक है, ठीक है। उन्होंने लिख दिया फादर ऑफ डॉक्टर जावेद। अल्लाह मुझे इस बेईमानी का माफ़ करे, या शरीफ फैमिली की तो सुई ना कर दे, ठीक है। तो आजकल पर्चे भी एनदिक्ट होते हैं ना, तो मैं पहले ही बताऊँ कि मैं जितना काजी नेक था या हूँ, मैं आज भी ऐसे ही, ठीक है, मेरे को रसीदा को नहीं चाहिए। अब एक ही जापे दी। नहीं डोंट टेक पंगा, इट्स नॉट पंगा। वो खैर उन्होंने टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, वो टेस्ट की रिपोर्टें 2-4 घंटे बाद वो लड़कों ने मुझे कर दी, वो वाकई नॉर्मल सारी टेस्ट ना, सारा कुछ डॉक्टर साहबा ने भी देख लिए। अब सर फिर उन्हें क्या है, अब मैं एकदम से ना, मुझे पता कोई नहीं, मैं उन्हें कैफियत है, अरे है सर ये क्या होती है कैफियत, बाबा जी भी यही कहते हैं, आपको क्या पता हो कैफियत क्या होती है, मुझे भी नहीं पता कैफियत होती है, ठीक है। मैं क्या बेटा, वो जब बंदा ज्यादा शराब पीता है मेरी शक्ल, मैं कुछ से सुरूरो कैफदारी होती है, मैं क्या उससे कैफियत होती है। बाबा जी नहीं शराब पीते, मैंने कहा शराब पीते होंगे, ए हुण असीं आप रूहानी हो यार, ए नहीं पंगे लड़की, मुझे वो समझ नहीं आया वो दिन जिंदगी का। वो मैं बड़ा हैरान कौन देखूं कि एक बच्ची जिसका वो रियल फादर नहीं है, ये क्यों इतनी तड़प रही है इस बंदे की। मैं अपनी तरफ से मरीजों के लिए बड़ा अपने आप को तड़पुल्ला समझता था। मैंने अपने वालिद को लूज किया था डॉक्टरों की गलती से हॉस्पिटल में, जब मैं मैट्रिक में था। मैंने आज तक किसी को ब्लेम नहीं किया, एक मिस्टेक है हो गई, लेकिन मरीजों का ध्यान भी करता था, आज तक बहुत ही कीन से तरीके से हर चीज़ देखता हूँ, मिस्टेक ना हो जाए। लेकिन इतनी तड़प नहीं थी मेरे लिए कि मैं किसी लिए रो पिट रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे तंग करती रही। अब मैंने जब वो सारी रिपोर्टें भी आ गई, मैं कही मेरे जहन में क्वेश्चन एज ए डॉक्टर था ना कि यार उन्हें क्या है। आप देखें, आप वालिद के फोटो पे भी रोए, कभी रोए नहीं है जिंदगी में? नहीं रो पड़ता हूँ, उस दिन नहीं रोया था कि मैं उन्हें देख के उनके पास खड़ा सिर्फ ये सोची जा रहा था कि इन्होंने कल परसों मुझे कहा था कि अल्लाह कभी गलत नहीं करता। 35 साल की उम्र, मेरी माँ बेवा हो गई है, मैं 14 साल का यतीम, 5 बहन भाई साथ मेरे, ये अल्लाह ने केड़ा सही किया है। मतलब एक दिन में आया ये वाली बात, आ रहा था कि अब इसमें मैं बाप की बात को 100% सही समझ रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैं इसमें ये ले रहा था कि अगर अल्लाह गलत नहीं करता तो ये ठीक है, तो फिर मैं इस पे रोऊं कैसे? ओए सही, लेकिन ये ठीक कैसे है? वो एक कश्मकश और वो चीज चल रही है। दूसरा एक जहन में ये भी था, मैं रोऊंगा ना तो छोटे बहन भाई माँ वो रो रहे। मैं 14 साल की उम्र पे, आप यूं समझ लें कि मैंने अपना सेमेस्टर फ्रीज किया बचपन का और बड़ा हो गया, या लड़कपन का, ठीक है, हम अचानक एक जिम्मेदार शहरी बन गए, ठीक है। वो आज तक इसलिए कई लोग कहते हैं कि थोड़े कुड़ी मुंडियां वाली आदतां ने, लड़कपन नहीं आपका खत्म हुआ। मैं कहे बस अल्लाह की देन है, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि उम्र मेरी यही कुछ 30 साल होगी, कुछ महीने ऊपर कर महीने मैंने गिने नहीं कभी, लेकिन इतने की होंगे, 30-35 साल है मेरी। इतनी बारीक बातें करते, मैं पहले पूरे 15 मिनट तो यही सोचता रहा ना, आप बोल रहे हैं मैं सोची जा रहा हूँ, मैं क्या अच्छा 92 ਦੇ ਵਿੱਚ एडमिशन ले आए डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 35 साल ਬਾਅਦ ਕਵਾਂਗਾ डॉक्टर साहब मेरे एडिट कर लीजिए, ਤੁਸੀਂ 35 कह देता है। एज इतनी है मेरी 35 ईयर नहीं वो तो मैं फिर समझ गया ना, फ्यू मंथ्स, ठीक।